नमस्कार, ज्ञानस्तु चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और हम लोग यहाँ पर पॉलिटी क्लास जो डिस्कस कर रहे थे उसी हम लोग आज देखेंगे क्या संसद के सत्र। हम लोग लास्ट वाली क्लास में देखा था शैडो कैबिनेट को हमने समझा था, है ना। कर लो आराम से ऊपर। तो देखो, तो हम लोगों ने लास्ट में शैडो कैबिनेट को देखा था। उस बारे में क्या, उसमें हालांकि जब हमने कैबिनेट पढ़ा था तो कैबिनेट के ही संग में शैडो कैबिनेट का समझ में आ गया होगा। जनरली क्या था कि शैडो एक तरीके जो बनती है, जैसे हम लोगों की बनती है ऐसे ही कैबिनेट की एक शैडो समझ लेते हैं। कैबिनेट क्या है कि जो सरकार अभी सत्ता दल में है, जिसके पास जो जीत के आई है वो सरकार है और उसकी जो सब कार्य अपने करेगी, मेन सब काम करेगी। लेकिन उसी की शैडो में जो जो रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या जो भी अलग अलग, तो उन्होंने भी अपना एक वैकल्पिक तौर पर बना रखे थे। ये शैडो का मतलब था उसमें, हम लोगों ने जो देखा था लास्ट वाली क्लास में। तो उसमें वो ध्यान रख लेना। बाकी एक आइवर जेनिंग्स का हमने कोर्ट की बात करी थी कि आइवर जेनिंग्स ने क्या करा था, जो विपक्ष के नेता होते हैं, नेता विपक्ष होते हैं, जो इस टाइम राहुल गांधी है लोकसभा में, ठीक है, तो उनको वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताया गया। ऐसे ही जो हम लोग संसद पढ़ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा लोकसभा पे ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, लोकसभा और या फिर राज्यसभा की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन क्या है, जब हम लोग राज्य की परिषद में जाएंगे, राज्य में जाएंगे तो राज्य में विधानसभा मिलेगी आपको। तो वहाँ पे विधानसभा में भी सीएम के और जो सीएम का जो कैबिनेट होते हैं ना, उनके भी अपोजिट में लोग अपना बना देते हैं शैडो कैबिनेट, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल समझा था, तो महाराष्ट्र का भी देखा था, उसमें गोवा का भी देखा था, कोई अन्य जैसे एनजीओ ने भी बनाया था तो एनजीओ भी बना सकती है शैडो कैबिनेट, सिविल सोसाइटी भी शैडो कैबिनेट बना सकती है। तो ऐसे करके मैं शैडो कैबिनेट समझा था लास्ट वाली क्लास में। अब देखो संसद के सत्र समझ लेते हैं। इसके बाद में संसद की भी तो बहुत सारी चीज़ें बची हैं, हम लोग देखना पड़ेगा। कार्यकाल होते हैं अलग अलग, पहला घंटा क्या होता है, दूसरा घंटा क्या होता है। संसद में समझना होगा, जो लोग मीटिंग करते हैं सब लोग बैठ के क्या बातें करते हैं उस टाइम, और उनके जो पार्टीशन बटा हुआ है वो कैसे कैसे बटा हुआ है। एक प्रश्नकाल का समय बटा होता है, खाने का समय डिनर अलग होता है कि लंच का टाइम हो गया इतनी देर तक, उसके बाद में थोड़े से क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछ लिए जाते हैं। तो वो सब चीज़ें देखेंगे क्या होता है। तो फिलहाल लेकिन उससे पहले संसद के सत्र समझ लेते हैं कि संसद की बैठकें कैसे 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 होती हैं। तो वही हम लोग इसमें समझ रहे हैं। तो संसद के सत्र का हम लोग कि आर्टिकल 85 में जिक्र है थोड़ा सा इसका। आर्टिकल 85 में मोटा मोटा बताएगा, बाकी अंदर 85 क्लॉज 1, 85 क्लॉज 2 ऐसे करके बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन उसके अंदर उतना नहीं जाना है। अगर खाली कभी पूछेंगे तो जिक्र वैसे आएगा नहीं। तो 85(1) में राष्ट्रपति बता दें कि कभी भी किसी भी सत्र को बुला सकते हैं राष्ट्रपति, और ये कभी भी मतलब उनका मौका होता है। वैसे तो टाइम थोड़ा बटे हुए हैं कि इनको परंपरा अनुसार जो सत्र चल रहे हैं उनके हिसाब से, लेकिन वैसे राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है। और राष्ट्रपति का मतलब हमेशा ध्यान रखना प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद है। तो हम लोग इसको समझे। तो आर्टिकल 85 में इसका जिक्र मिलेगा किसका, संसद के सत्र का। उसमें ये बताते हैं कि दो सत्र अगर कोई भी होंगे ना, उनके बीच में अधिकतम गैप जो आप रख रहे हो कि एक सत्र आज कर, सत्र का मतलब था सेशन मतलब बैठक, ठीक। एक सत्र होगा, बैठक होगी और सदन है। तो सदन क्या है, एक बड़ी टर्म है। जैसे चीज़ समझो कि अगर सदन होगा तो सदन में आपको लोकसभा मिलेगा, राज्यसभा मिलेगा, है ना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद राज्यों में ऐसे मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जनरली बात कैसे करेंगे, लोकसभा के हिसाब से, ठीक। और जो राज्यसभा के हिसाब से। संसद के जो सदन है, तो सदन के अंदर एक सत्र चलेगा, ये ध्यान रखना। सदन एक बड़ा हो गया, ठीक है, उस सदन में एक सत्र होगा। सत्र एक जो चल रहा है उस सत्र में बैठक लगेंगी कि एक बैठक हो गई। जैसे कि शुरुआत की बैठक 11 बजे से 12 बजे तक बैठ गए, एक बैठक ही हो गई, ठीक। एक जैसे लिखा बजट सेशन, तो बजट सेशन इसे मिल रहा है बजट सत्र। तो इसी के अंदर एक बैठक होगी। मान लो आज 11 बजे से बजट सत्र चलेगा, फरवरी से मार्च तक के बीच में चलेगा, ठीक है। इसमें 20-30 बैठकें हो जाती हैं कई बार। तो आज लोग 11 से 12 बजे तक बैठे, तो एक ही बैठक हो गई। फिर कर दिया स्थगन। उसके बाद में उन्होंने कह दिया हम मिलेंगे अब 1 बजे, ऐसे कह दिया, जब पीठासीन अधिकारी कह देंगे, या मिलेंगे अब 1:30 बजे, या मिलेंगे 2 बजे, तो वो दूसरी बैठक बोली जाएगी, ठीक है। तो सत्र के अंदर बैठकें होंगी, समझ में आया बैठक सर। तो बैठक और सत्र, ठीक है, और उसके ऊपर सदन, ठीक। तो अब ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पे क्लियर क्या चीज़ होगी। तो ये समझो कि जो दो सत्र हैं, यानी कि ये जो बड़ा बड़ा सत्र है, यानी कि इसमें सत्र में हम जो बुला रहे हैं, एक बजट सत्र, मानसून सत्र और ये शीतकालीन सत्र हम जो बुला रहे हैं, तो ये सत्र के इनके दो सत्रों के बीच में, यानी कि एक सत्र आपने अभी बुलाया, तो ये यहाँ से मतलब आज डेट कितनी हो गई है, 2, 3, 4 हो गई। तो 4 अगर डेट आज, तो 4 से मान लो ये चला 20 तक। अगर ये सत्र, ये पूरा सत्र के बोले, इसमें कई सारी बैठकें हुई होंगी बीच बीच में, ठीक। और ये 20 तक चलेगा। इसके बाद में अब उन्होंने सत्र चालू ही नहीं करा, कभी रखा ही नहीं। तो अधिकतम यहाँ पे 6 महीने का गैप ले सकते हो। उसके बाद में हर हालत में आपको दूसरा सत्र बुलाना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा भी बुलाओ, लेकिन बुलाना जरूर पड़ेगा। 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं रख सकते हो, चाहे भले ही आप 2 दिन बाद बुला लो, कभी बुला लो, लेकिन गैप जो है, मैक्सिमम गैप में 6 महीने है। ये क्वेश्चन भी आया है, तो इसलिए ध्यान रखना कि दो सत्रों के बीच अधिकतम जो गैप रख सकते हो वो कितना रख सकते हो, 6 माह के बीच।
ठीक, यानी कि साल में कम से कम 2 सत्र होने ही होने हैं। साल में 12 महीने तो कम से कम साल में 2 सत्र होने, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो दूसरी भाषा में आ जाएगा कि साल में अधिकतम 2 सत्र होने ही होने हैं। ठीक है, और मतलब कम से कम 2 सत्र होने, अधिकतम कितने सत्र हो सकते हैं? जैसे कि 6 महीने गैप में अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं काम तो 6 महीने गैप ले सकते हो। लेकिन अगर मान लो जो सत्र 20 तक चला, मान लिया ऐसे, तो 20 के बाद आपने 2 दिन बाद फिर एक सत्र बुला लिया, वो 20 से मान लो 30 तक चलेगा, तो फिर आपने फिर 2 दिन बाद एक सत्र बुला लिया। तो साल में अधिकतम तो कितने भी सत्र बुला सकते हो, ठीक, लेकिन कम से कम 2 ही सत्र, आपको कम से कम तो 2 सत्र बुलाने ही पड़ेंगे साल में। ये बात समझ में आ गई वाली? तो इससे क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन बनने वाली चीज़ है वो लिखिए। और अधिकतम सत्र की यहाँ पे लिखा है, कोई सीमा नहीं है, कितने भी सत्र बुला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएंगे। सत्र बुलाने की शक्ति किसके हाथ में? हमने राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ पढ़ी थी, विधायी शक्ति पढ़ी थी राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की शक्ति में सत्रावसान और सत्राहुत करना राष्ट्रपति की शक्ति है। तो राष्ट्रपति की ही शक्ति, तो सत्र कौन बुलाएगा, ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति। अब परंपरा अनुसार 3 सत्र चलते चले आ रहे हैं अभी तक, मतलब ये संविधान में लिखा हुआ है। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि संविधान में 3 सत्रों का जिक्र है, तो संविधान में नहीं है। ठीक है, संविधान में लिखा है, परंपरा अनुसार चले आ रहे हैं कि एक बजट सत्र शुरुआत में, वर्ष के प्रथम जो वर्ष शुरुआत होगा तो उसमें बजट सत्र, फिर मानसून सत्र, फिर शीतकालीन सत्र। इसकी ट्रिक याद करने के लिए बताई थी, कौन सी एक ट्रिक थी, याद करी थी हमने, BMW करके याद करी थी, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, तो ऐसे करके पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, क्रम से वाली बात है, तो कौन कौन से लगा लेते हैं। तो सबसे पहले बजट सेशन, फिर उसके बाद मानसून, उसके बाद शीतकालीन, बाकी 2 अलग से विशेष सत्र, एक स्पेशल बोले, और ये लेम डक सत्र, ये क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। लेकिन जनरली परंपरा अनुसार साल में 3 ही सत्र होते हैं। कभी कभी विशेष सत्र भी देखा हुआ पाया जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल बताऊँ कि मोदी जी को कभी लगे तो मोदी जी विशेष सत्र बुला सकते हैं, और मतलब वैसे तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, लेकिन क्या है, राष्ट्रपति कौन है, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करेंगे, तो मंत्रिपरिषद कहेगी कि विशेष सत्र बुलाया जाए। अभी विशेष सत्र आएगा तो हम देख लेते हैं। तो अभी ये 4 सत्र जो हम, मेरे लिए ये 4 सत्र आते रहते हैं, लेमडक सत्र भी होता है, ये भी समझेंगे क्या है। तो परंपरा अनुसार तो 3 सत्र ही हैं, इन्हीं से क्वेश्चन वगैरह बनना है, कुछ बनना है, और BMW आप ध्यान रखोगे। तो बजट सत्र समझ लेते हैं, ये क्या है, ये वर्ष का प्रथम सत्र है। ठीक है, ये सब कुछ परंपरा अनुसार है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ना संविधान में लिखा है। और बजट की प्रक्रिया क्या है वो हम अगली क्लास में कुछ समझेंगे। पूरे बजट कैसे कर पास होता है, सरकार कैसे, सरकार का क्या आय है क्या व्यय है, पूरी प्रक्रिया समझेंगे। आर्टिकल 112 इससे ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 112 में बजट जैसा कोई शब्द संविधान में वैसे नहीं है। ठीक है, तो बजट हम लोग बोलते रहते हैं कि हमारा बजट इतना है उतना है, तो वो सरकार भी ऐसी बोलती है बजट हमारा इतना है इस साल का, तो उसके हिसाब से। लेकिन बजट जैसा संविधान में कोई शब्द ऐसा है नहीं, तो वो क्या है वो भी देखेंगे। लेकिन आर्टिकल 112 से डील करता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हम इसको अलग से क्लास में समझेंगे। तो अभी खाली सेशन पढ़ रहे हैं, तो सेशंस को देख लेते हैं। वर्ष का प्रथम सत्र होता है जनरली, और फरवरी से मार्च के बीच में बुला लेते हैं। कुछ किताबों में अगर कहीं पढ़ोगे तो वहाँ जनवरी भी लिखा होगा, क्योंकि साल शुरू हो रहा है जनवरी से, तो जनवरी पहले ऐसा चलता था, उस टाइम कर सकते थे। लेकिन अब क्या चीज़ें बदल गई हैं, जब से गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, 2014 के बाद ने काफ़ी बदलाव करे थे, और 2017 के आसपास से इसमें और बदलाव हुए थे बजट सेशन में। तो 2017 में उन्होंने थोड़ा बदलाव भी करा, कि पहले होता था कि 1 अप्रैल तक मतलब करने थे उन्होंने बजट पास वगैरह सब प्रक्रिया करनी होती थी। धीरे क्या होता था कि जैसे जो आपको पता है कि ना 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल जो शुरू होती है ना, 1 अप्रैल से ये वित्तीय वर्ष शुरू होता है ना। जैसे हमारे नंबर्स वगैरह चीज़ अलग अलग होती है, लेकिन सरकार का जो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, तो सरकार का जो सब लेन देन है, या जो लोग टैक्स भी देते हैं ना, तो उनको 31 मार्च तक अपना सब टैक्स वगैरह भरना होता है, एक साल के अंदर। देखा होगा, कभी सुना हो। तो यहाँ पर क्या है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होता है, और बजट सेशन कई बार मई तक चला जाता था पहले। तो मई तक आप बजट सेशन, मई तक आप बजट पारित कर रहे हो, और उस टाइम आपको पैसे निकालने देने। तो इसलिए मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, वह उन्होंने 2017 के आसपास मोदी गवर्नमेंट ने, इन्होंने क्या करा कि बजट आपको फटाफट मार्च तक निपटा ही लेना है, तो पता चल जाए कि सरकार का एजेंडा क्या रहना है, साल में सरकार कहाँ खर्च करेगी पैसे, और सरकार के पास कहाँ से पैसे आएंगे। ठीक, तो इसीलिए सरकार पहले मार्च तक कर लेती है, जाकि अप्रैल में जो नया वित्तीय वर्ष चालू होने वाला है तो उसमें कोई व्यवधान उस हिसाब से ना पड़े। पहले थोड़ा अजीब लगता था, तो इसलिए वो प्रक्रिया हम बाद में पढ़ लेंगे, तो बजट वाला पकड़ेंगे। अभी कहता समझो कि फरवरी मार्च के आसपास इसकी अवधि है। ठीक है, यानी वर्ष का प्रथम सत्र है, फरवरी मार्च के आसपास इसकी अवधि है। इसके शुरुआत में क्या, देखो शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, ये बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। क्यों ध्यान रख लेना, क्योंकि और 2 सत्र हैं उनमें संयुक्त बैठक नहीं होती है। और संयुक्त बैठक क्या होती है, जॉइंट सिटिंग क्या होती है, हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, ध्यान है, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमने देखा था कि विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकते हैं, संसद के सत्र को बुला सकते हैं, और संसद के सत्र की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं, पता है। तो ये जब सदन की होती है एक तो संयुक्त बैठक, एक बार कई बार राष्ट्रपति अपने हिसाब से, राष्ट्रपति को लगता है ये मुद्दा जो बहुत खास है, देश हित में है, देश के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर संयुक्त बैठक मीटिंग होनी चाहिए, जॉइंट सिटिंग,
वो हमने बात करी थी कि राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार बुलाई है ना। कौन कौन सी बुलाई है, बात करी थी कि 3 बार अब तक राष्ट्रपति ने अपने हिसाब से अलग से बुलाई। मतलब ये तो हर बार हर वर्ष होती है, तो ये हर साल होती है, ये नहीं कि नए उसमें हम लोग राष्ट्रपति को अपने आप से कोई मुद्दा ऐसा लगता है कि, और राष्ट्रपति का मतलब प्रधानमंत्री हमेशा ध्यान रखना। तो संयुक्त बैठक 3 हमने बात करी थी। दहेज वाला, हाँ एक दहेज वाला था। अब साल तो उसके याद नहीं रहे होंगे कौन कौन से साल हैं ना, क्योंकि बहुत पुरानी साल की बात होगी वो। ना 5 की तो ना, इतनी तो जरूर नहीं, वो 90s की बात है। तो ये ध्यान रखना दहेज वाला। और कौन कौन सा, ये ध्यान रखो। देखो 3 ही अभी तक बैठक हुई ऐसी। पोटा कुछ ध्यान आ रहा है, पोटा चलो एक बार देखना। ना वो पेप्सू है, सुनो। लेकिन देखो पोटा पंजाब नहीं, वो पेप्सू है, ये पोटा है प्रिवेंशन ऑफ, ऐसे करके हम लोगों ने लिखा था कुछ। तो ध्यान रखना पहले, क्योंकि 3 बैठक अभी तक पूछी गई हैं, तो इसलिए अगर 10-15 हो गई होती तो हो सकता ना भी पूछे। अब 3 ही है तो उसमें क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे और एक बोलेंगे इनमें से कौन सी संयुक्त बैठक का मतलब राष्ट्रपति नहीं बुलाई, किसमें संयुक्त बैठक, तो आपको एक एलिमिनेट करना होगा, 3 पे रखना होगा। तो ध्यान रखना, वो एक बार देखना पीछे क्या है। तो वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी राष्ट्रपति करते हैं। तब हमने उसी में समझा था कि सदन की भी संयुक्त बैठक होती है, उसकी राष्ट्रपति अध्यक्षता करेंगे। तो ये जो बजट सेशन है, तो बजट सेशन में यहाँ पर क्या, इसके शुरुआत में जब बजट सेशन शुरुआत होता है ना, साल का पहला सत्र शुरू हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो वो बैठ जाते हैं सामने। और एक मतलब सेंट्रल हॉल है, लोग जो संसद भवन है पूरा, उसमें लोकसभा की बिल्डिंग अलग है, राज्यसभा की बिल्डिंग अलग है, राष्ट्रपति भवन चीज़ें अलग है, सब ऐसे पूरा सेंट्रल हॉल है जिसमें सब लोग मिलकर बैठ पाएँ। तो सब लोग मिलकर बैठ पाते हैं वहाँ पर। राष्ट्रपति दोनों सदनों की अध्यक्षता करते हैं, और फिर इसमें लिखा हुआ राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जी भाषण देते हैं वहाँ पे। तो उस भाषण में क्या है, उस भाषण में राष्ट्रपति जी के ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जी जो भाषण देते हैं उनका मतलब वो अपना कुछ नहीं बोलते हैं, वो सब बोलेंगे। वो उनका जो ये सब स्पीच है वो कौन तैयार करेगा, हाँ मंत्रिपरिषद उनको स्पीच तैयार करके देता है कि आपको ये बोलना है। राष्ट्रपति के उस भाषण से ये सिद्ध होता है कि जो सरकार है, सरकार इस वर्ष क्या कार्य नीतियाँ चलाने वाली है। तो मतलब जो हमें सुनना भी चाहिए, कई बार लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं वैसे तो सुनते हैं, वैसे हमें पता चलेगा इस साल सरकार क्या क्या काम कर सकती है। तो सरकार के एजेंडे जो होते हैं, तो सरकार अपने उस भाषण के तहत राष्ट्रपति के तहत कहलाती है कि राष्ट्रपति के तहत में पता चल जाएगी हमें कि क्या क्या कार्य नीतियाँ सरकार करने वाली, किन चीज़ों में सरकार इन्वेस्टमेंट। तो उससे जो लोग स्टॉक वाले होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसे वगैरह, तो वो लोग तो नज़र रखते हैं कि जहाँ सरकार ज़्यादा मुद्दा करेगी तो वहाँ शेयर वगैरह ऊपर नीचे होंगे, तो उसके हिसाब से वो लोग देखते ही देखते हैं। बाकी सरकार की जो राजनीति में तो उनको भी जानकारी रखनी चाहिए। और वैसे अमूमन जब कोई विशेष काम में सरकार हाथ बढ़ाती है, जैसे सरकार कहती है कि हम ये योजना ये लगाने वाले हैं, महिलाओं के लिए योजना, छोटे बच्चों के लिए योजना, या बूढ़े लोगों के लिए योजना, तो ऐसे होती ना, तो उस चीज़ों पे ऊपर नीचे हमें ध्यान में रखना। न्यूज़ बनती है, एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, उस भाषण में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद तैयार करके देती है, और उसमें सरकार की कार्य और जो नीतियाँ होती हैं उसके बारे में पता लगता है। तो राष्ट्रपति ने भाषण दे दिया, उसके बाद में क्या होता है, आपको मतलब मंत्रिपरिषद होती है, उनको धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं, कि राष्ट्रपति को थैंक्स मतलब प्रस्ताव पारित करना होता है। तो प्रस्ताव पारित, ये साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। मंत्रिपरिषद को ये दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कराना होता है कि राष्ट्रपति को धन्यवाद देंगे कि आपने भैया इतना भाषण दिया, ये सब कुछ। ये धन्यवाद का क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए लिखना है यहाँ पे, इससे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि धन्यवाद प्रस्ताव का मतलब क्या है, जो सरकार की नीतियाँ हैं तो उनसे अब सब लोग लगभग खुश हों एक तरीके से, तो वो धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो रहा है। और अगर पारित नहीं होता धन्यवाद प्रस्ताव, तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, यानी कि उनकी कुर्सी वहीं चली जाएगी, सरकार गिर जाएगी एक प्रकार से, ठीक है। क्योंकि आपने जो नीतियाँ सेट करी हैं साल भर के लिए, उस नीति से बहुत कोई खुश नहीं अगर एक प्रकार, तो इस वजह से एक मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र, यहाँ पर आप लिख सकते हो धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं हुआ तो क्या होगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जाएगा ये, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। राज्यसभा में अगर ये साधारण बहुमत से पारित होने की बात है, और साधारण बहुमत का मतलब क्या है, साधारण बहुमत का मतलब क्या है, बहुमत के प्रकार पढ़े थे उन्होंने। तो साधारण बहुमत का मतलब उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, ये बात ध्यान रखो। तो साधारण बंद जितने उपस्थित हैं उसमें मतदान करते हैं, उनका बहुमत हमें चाहिए। यानी कि 100 लोग मान लो उपस्थित हैं और 100 लोगों ने मतदान कर दिया, अगर तो 51 चाहिए हमें। 100 लोग अगर उपस्थित हैं, 100 लोगों में 80 लोगों ने मतदान करा, 20 लोग नहीं डालना चाह रहे हैं वोट, तो कोई दिक्कत नहीं, 80 में से हमें 41 चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके उसे बोलते हैं उपस्थित और मतदान करने वालों को बहुमत चाहिए। तो धन्यवाद प्रस्ताव कौन पारित करेगा, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों होना चाहिए पारित। अगर लोकसभा में देखो एक बार यहाँ समझ, इससे क्वेश्चन बन सकता है, राज्यसभा में अगर पारित नहीं हुआ, मतलब राज्यसभा वाले खुश नहीं है, तो राज्यसभा में पारित अगर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं हो तो कोई बात नहीं,
क्योंकि मंत्रिपरिषद हमने जब पढ़ा था, लोकसभा में पढ़ा था और मंत्रिपरिषद को हमने पढ़ा था, तो मंत्रिपरिषद ने देखा था कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि जो हमें MP जो चुन के भेजे हैं हम लोगों ने, जो लोकसभा में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसमें क्या है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, यानी कि जवाब दे उसकी सारी जवाब उसे लोकसभा के प्रति, उसे राज्यसभा से उत्तरदायित्व नहीं, मतलब तो है लेकिन उत्तरदायित्व इसका राज्यसभा के प्रति नहीं है। तो ये धन्यवाद प्रस्ताव अगर राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लोकसभा में पारित हो जाए तो आपकी सरकार बची रहेगी, वरना पता चला आज सरकार बनी और वर्ष के शुरू में ही आपकी सरकार हट गई। ठीक है, अगर यहाँ पे धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए, यानी कि वैसे तो धन्यवाद प्रस्ताव तो मजाक की बात है कि धन्यवाद दे रहे हैं, राष्ट्रपति ने भाषण दिया, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद यहाँ पे त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यानी कि सरकार, और त्यागपत्र का मतलब सरकार पूरी गिर गई, अब दूसरी सरकार या तो उसी में सदन में से चुनी जाएगी, फिर वोटिंग होगी कि भाई कौन अब प्रधानमंत्री बन सकता है, या फिर चुनाव होंगे फिर सर पूरे देश में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इसलिए धन्यवाद प्रस्ताव, इमोशन ऑफ थैंक्स जरूरी। आगे हम जो प्रस्ताव पढ़ेंगे, संसद में अलग अलग प्रस्ताव होते हैं, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ऐसे अगर बहुत सारे प्रस्ताव पढ़ेंगे उसमें धन्यवाद प्रस्ताव भी पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जब यहाँ पे आ रहा है तो समझना कि हर वर्ष में ही हर साल होता है। ठीक है, हर साल बजट आना है कि सरकार का बजट बनाएगी, हमें इस साल कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने पैसे आएंगे हमारे पास। तो हर साल किसी भी संकट, किसी भी साल सरकार गिर सकती है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन अमूमन पास होता था क्योंकि साधारण बहुमत की बात है, साधारण बहुमत का मतलब उपस्थित मतदान। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन खतरा तो तब भी बना है, मान लो वोटिंग नहीं मिल पाई किसी प्रकार से तो सरकार गिर ही जाएगी। अब ये ध्यान रखना, मुख्यतः इस वाले सत्र में क्या होता है, मुख्यतः या सामान्यतः वित्तीय कार्य होते हैं। ठीक है, यानी क्या, वित्तीय का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कार्य है कि भाई कहाँ खर्चा करना, उसके कोई बिल आना है, उसका पास होना है। ठीक, सब खर्चों से वाली बात होगी। ऐसा नहीं कि ये कानून बना दिया महिलाओं पे, ये कानून बना दिया राज्य व्यवस्था पे, और या फिर बच्चों पे या बूढ़ों पे या फिर शिक्षा पे, वो सब इसमें जनरली ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मना ही नहीं है इसमें कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा व्यवस्था कानून और ले आए आप, तो यहाँ पे मना नहीं होगी, चर्चा हो सकती है। लेकिन जनरली देखा जाता है इतने समय में इस पर वित्तीय कुछ कार्य होने जहाँ पैसों से खर्च की बात होती है, लेना है, निकालना है, संचित निधि वगैरह भी हम पढ़ेंगे। खजाने हैं सरकार के, उस खजाने में सरकार को पैसा निकालना होता है। सरकार के पास पैसा नहीं है, जो मोदी गवर्नमेंट बनी बैठी है, यानी मोदी जी हैं और ये लोग हैं रक्षा मंत्री, ये सब लोग हैं, इनको कोई पैसे, रक्षा मंत्री कोई चीज़ें खरीदनी है, जैसे रफाल खरीदने थे या बाहर कुछ मिसाइलें खरीदनी है, तो ऐसा नहीं कि अपनी जेब में बहुत सारा पैसा पड़ा है, अकाउंट में अलग से दे दिया है तो मैं इतने पैसे चलाने। बिल पास होगा जब उसमें पास होने में वो विपक्ष भी बैठा होगा, जब सब लोग हामी भर देंगे तब वहाँ एक खजाने में से पैसे निकाल के सरकार को दिए जाएंगे, तब आप भाई खरीदो मिसाइल, या फिर आपको शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करो, रोड पढ़वानी, सड़क पढ़वानी है तो आपको पता नहीं होगा सड़क पढ़वाने के लिए इतना पैसा चाहिए हमें, तब वो खजाने में से सरकार को पैसे निकाल के दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो निधि बोलते हैं, उसे फंड बोलते हैं। संचित निधि हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है, एक आकस्मिक निधि है, वो भी पढ़ेंगे। तो ऐसे प्रक्रिया समझ में आती है, सरकार के पास में अथा पैसा खर्च करने की शक्ति वैसे नहीं है, लेकिन फिर उसके लूप होल्स भी होती है, वो भी समझेंगे। लेकिन वैसे प्रक्रिया क्या है, एक खजाना अलग से बनाए, जो पैसा आएगा सरकार के पास, सरकार को आय मिलती है ना, टैक्स मिलता है, तो वो मेजरली टैक्स है, तो टैक्स आएगा वो जाएगा खजाने में। ठीक है, टैक्स ऐसा नहीं कि टैक्स आया कि किसी ने दिया इनकम पे टैक्स तो वो वित्तीय मंत्री के पास जाता रहेगा या रक्षा मंत्री के पास कुछ पैसा जाएगा, वो एक खजाने में जाएगा। उस खजाने से अगर पैसा निकालना है मोदी गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को जो बन रही है सरकार, उसे पहले बिल पारित करना पड़ेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं मनी बिल। ठीक, धन विधेयक, समझ में आ रहा ये चीज़। तो ये क्या है, मुख्यतः इसमें वही सब कार्य होते हैं कि वो पैसे निकालने, पैसे वाले और काम होते हैं, फाइनेंशियल कार्य होते हैं। इससे ध्यान, ये समझ में आया बजट सेशन। अब मानसून से समझ लेते हैं। ठीक, मानसून सेशन क्या है, ये लगभग इसकी अवधि कौन सी होगी, जुलाई अगस्त के पास में, और ये क्या दूसरा सत्र लगभग होता है। ये सब परंपरा अनुसार है, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन वैसे यही चलता है जनरली। साल शुरू हुआ, साल के शुरू में बजट सेशन होगा फरवरी मार्च के आसपास, फिर जुलाई अगस्त के आसपास मानसून सेशन होगा, और अभी चलो अभी अब आज शुरू क्या होने वाला है, शीतकालीन सत्र होगा शुरू। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर के आसपास। तो ये समझ में आ रहा है, ये दूसरा सत्र होगा। यहाँ पर इसमें क्या है, देखो विधायी कार्य व चर्चाएं, यानी कि जो सब विधायी जो विधि बनानी है, आपको कानून वगैरह बनाने, इसमें वो सब चर्चाएं होंगी जनरली। ठीक है, और अदर कोई ज़्यादा काम नहीं हो, जैसे वित्तीय सब कार्य उसमें हो जाते हैं जितने होने, और एक आध कभी आगे बीच में तो आगे, वरना सामान्यतः इसमें क्या विधायी कार्य होंगे, उसमें सब जो भी चर्चाएं वगैरह होनी, बहस वगैरह मुद्दा होना, वो सब इसी में होगा। अब शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन में क्या होगा, ये अंतिम सत्र होता है साल का, जैसे साल का स्टैम अंतिम होने वाला है अभी, और ये विंटर सेशन भी होगा शुरू, तब देखना है। संसद टीवी नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, तो उस पर सब पूरी लाइव होती है स्ट्रीमिंग, तो संसद के लोग कैसे बात करते हैं, तो मैं समझ में आएगा कि उसमें अध्यक्ष बैठे हैं, बीच में एक सेंट्रल वो बना हुआ है, टेबल बनी है, सचिवालय के लोग उस पर बैठे हैं, इधर पक्ष बैठा है, विपक्ष बैठा है, मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, ऐसे कर सब देखेंगे। उधर राहुल गांधी बैठे, तो मुद्दे करते, तो वो कहते हैं कि भाई का आप बताइए आपका क्या टाइम है, 2 मिनट दिए, 3 मिनट दिए बोलने के लिए, 5 मिनट दिए, ऐसे कर बोलने का समय देते हैं, तो उससे कार्यवाही पता चलेगी संसद में एक्चुअली में क्या होता है, कैसे करके बैठे होते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो स्थगन कैसे करते हैं, जो यहाँ बात करें स्थगन करेंगे वो सब बात करेंगे।
तो ये समझ में आ रहा है कि शीतकालीन सत्र अभी शुरू होने वाला है, और इस बार शीतकालीन सत्र जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफ़ी न्यूज़ में मिलेगा, अखबारों में मिलेगा आए दिन, छोटे मोटे अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में, क्योंकि एक कानून वहाँ पे उसकी बहस होने वाली है, वक्फ बोर्ड की कानून। तो हम लोग वक्फ भी समझेंगे, वक्फ बोर्ड है क्या, अगर ज़रूरत पड़ी एक वीडियो अलग से बनाएंगे, समझेंगे, क्योंकि ये मुद्दा ज़्यादा गर्मा रहेगा और उस पर क्वेश्चन भी किसी प्रकार के बन सकते हैं, क्योंकि संसद की कमेटी होती है, संसद की समितियाँ होती हैं अलग से, तो बहुत सारी समितियाँ होती हैं, इसमें से एक समिति होती है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि JPC बोलते हैं जिसे। तो वो जो इस टाइम की सरकार है उन्होंने वो वक्फ वाला जो कानून है वो JPC को सौंप दिया। ठीक है, JPC क्या होती है, कार्यकारिणी समिति क्या होती है, ऐसे कर समितियां हैं, संसद की समितियां हैं। हमने पीछे बात करी थी संसद को समिति बनाने के लिए, तो JPC बहुत न्यूज़ में रहेगा, कभी JPC लिख जाए दिखा हो कहीं पे न्यूज़ में आर्टिकल्स में, तो समझने JPC क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, यानी कि ठीक, तो वो JPC भी न्यूज़ में काफ़ी रहने वाला है। तो वक्फ जो कानून है अभी बहुत ज़्यादा चर्चित हो, मोदी अमित शाह ने एक रिपोर्ट में कह दी, न्यूज़ में मैंने बयान दिया उन्होंने क्या क्या कि हम लोग शीतकालीन सत्र में इस काले कानून से जो भी चीज़ होनी है वो बात करेंगे। तो शीतकालीन सत्र ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है, तो अभी शुरू होगा। डेट वगैरह राष्ट्रपति बताते हैं कि कब बुलाना है हमें सत्र, तो राष्ट्रपति यहाँ पे दे दो लिखा ना, संसद के सत्र में राष्ट्रपति विधायी शक्ति पढ़ चुके हैं, संसद के सत्र को बुलाया कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा, और बंद कौन करेगा, समाप्त कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति, यानी आहूत करना और सत्र अवसान करना, प्रोरोगेशन, और उसको बुलाना। तो शीतकालीन सत्र अभी आने वाला है, नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाएगा, तो वो डेट आ जाएगी बीच में कि कब आएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे। इसमें विधायी कार्य चर्चा होंगी, तो इस बार चर्चा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो देखने लायक है, एक बार देखना भी। कोई अगर जरूरी ये क्लिप तो मैं बता दूँगी, वाली क्लिप देखो, कई कई बहस आ जाती है, चलते चलते भी लड़ने लगते हैं, तो बाद मुद्दा आ जाता है, तो वो भी चीज़ समझ में आएंगी। भाई उसमें फिर हमने बात करी थी, जैसे पीछे अध्यक्ष की कार्य शक्तियों की बात करी थी, तो एक मार्शल भी होते हैं, मार्शल संसद की पुलिस होती है, अगर कोई नेता ज़्यादा कोई ड्रामेबाजी करते हैं तो संसद अपनी पुलिस बुला देती है, तो उन्हें उठा उठा के ले जाते हैं। तो वो हमने देखा था, पीछे हुआ था एक बार कलेश हुआ था, तो मार्शल वो उनके बाउंसर्स होते हैं, संसद की पुलिस अलग से होती है, उनको मार्शल बोलते हैं, तो उनके बाउंसर का अलग अलग बड़े मुस्तैद बढ़िया बैठे होते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। एक बार नेताजी को ले गए बाहर, तो लालू यादव जी के साले थे आई थिंक, उनको ले गए उठा के, और ये शक्ति होती है किसके पास, अध्यक्ष के पास। अब उसमें भी बहस बना रहता है कि भाई आपने विपक्ष वाले नेता को उठवा दिया, तो वो संसद के पास, संसद घंटी बजाएंगे अपने टेबल पे से, वहाँ से आएगा बॉडीगार्ड उठा के ले जाएगा। तो ये विशेष सत्र का मतलब देखो, ये समझ में आ गया 3 BMW। अब शीतकालीन सत्र के बाद समझो विशेष सत्र एक होता है, स्पेशल सेशन जिसे बोलते हैं, ये राष्ट्रपति बुलाते हैं, और किसकी सलाह पे, मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ठीक है, और ये कभी भी हो सकता है, देखो बीच में हो सकता है, जैसे फरवरी मार्च के बीच में हुआ, बीच में मई में बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या कोई सत्र चल रहा है उस जैसे समाप्त हो तब बुला सकते हैं, सत्र से पहले बुला सकते हैं, कोई सत्र जनवरी के आसपास बुला सकते हैं। तो ये होते हैं विशेष, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति जो बुलाते हैं कि यह संसद का सत्र होगा, और बाकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी इसलिए बोल लेते हैं, अगर लोकसभा में तो कौन है, अध्यक्ष, और राज्यसभा में तो सभापति, विधानसभा में वहाँ के अध्यक्ष, और विधान परिषद में वहाँ के सभापति। तो जनरली एक जो कुर्सी बैठा तो अध्यक्ष सभापति बोलने से बढ़िया पीठासीन अधिकारी बोल दिया तो भी समझ में आ जाएगा। तो राष्ट्रपति ये विशेष सत्र बुलाते हैं मंत्रिपरिषद की परामर्श पे, सामान्यतः ऐसा होता है। लेकिन कई बार अगर मान लो उस सदन के 1/10 सदस्य, ठीक, राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होती है, वो अलग, राज्यसभा का केस अलग, लेकिन अगर उस सदन के 1/10 सदस्य यानी विधानसभा या लोकसभा के 1/10 सदस्य जितने उसमें हैं, जैसे यूपी की बात करें 245, यूपी के 245, हाँ क्यों कर रहे थे, राज्यसभा में 245 है, यूपी में 245 है। ठीक, ध्यान रखो कहाँ 245, 403 क्या संख्या कैसी है, कम से कम यूपी के ध्यान रख लें। यूपी की विधानसभा की, विधान परिषद की, यूपी की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक, और राज्यसभा में टोटल कितनी हैं, 245 है ना, और लोकसभा में टोटल कितनी है 543। तो लोकसभा में जो 543 हैं इसमें से यूपी की कितनी है 80, ठीक है, और राज्यसभा में जैसे है उसमें से यूपी कितनी वो ध्यान रखना, हाँ, और यूपी कितनी, राज्यसभा में यूपी कितनी वो ध्यान रखना है, हाँ, और लोकसभा में कितनी यूपी की वो ध्यान रखना है। यूपी की खुद की विधानसभा कितनी है, विधान परिषद की कितनी, क्योंकि यूपी में विधान परिषद भी है। ठीक, ऐसे करके सीटें अलग अलग नंबर ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखो 1/, हाँ, या तो देखो मंत्रिपरिषद अपनी सलाह, मंत्रिपरिषद सलाह दे, यानी कि PM सलाह करें कि भाई एक सत्र, विशेष सत्र बुला लो। जैसे जब 2014 में मोदी जी बने थे यानी प्रधानमंत्री, तो उस टाइम क्या था, अगर ध्यान होगा एक वो फोटो बहुत वायरल हुआ था मोदी जी का, मोदी जी ने संसद के सीढ़ियों पे घुटने, मतलब अपने घुटने लगा के माथा टेक के, तब बड़े अंदर की भाई मैं चौखट पे घुटने टेक रहा हूँ और माथा टेक रहा हूँ ऐसे करके। तो बहुत ज़्यादा वायरल की, मतलब आज तक किसी नेता ने ऐसे करके सदन में ऐसे नहीं घुसा कि दहलीज ऐसे करके माथा टेक के अंदर जाना। तो बहुत, अब वो कोई सत्र थोड़ा था, मोदी जी ने विशेष सत्र बुलवाया कि एक विशेष सत्र बुलाओ, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति ने बुलाया कि भाई एक विशेष सत्र का, और विशेष सत्र का मतलब सब लोग आएंगे अब,
सब लोग आएंगे तो सब लोग देंगे, सब लोग। अब ऐसे तो अब मोदी जी जाके अपने आप कभी जा रहे हैं बजट सत्र में जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, सदन में तो जाते जाते ऐसे करते हैं तो कोई देखेगा नहीं, एक आध कभी कोई कैमरा वाला चल रहा है तो अलग बात है। लेकिन जब कहा जाएगा विशेष सत्र बुलाओ तो विशेष सत्र में विशेष अटेंशन बन जाती है पूरी न्यूज़ में कि मतलब जो मंत्रिपरिषद है इस टाइम उन्हें विशेष सत्र बुलाया गया है, पूरी न्यूज़ बन जाती है, लाइमलाइट बन जाता है। तो सारे मीडिया वाले सब विपक्ष की क्या बात है, क्यों विशेष सत्र बुलाया, विशेष ऐसे क्या जरूरत पड़ गई, मतलब 3 सत्र चल तो रहे हैं साल में। तो ऐसे कर लाइमलाइट में आगे कोई ऐसा कुछ मुद्दा उठाना होता है जो लाइमलाइट में लाना है तो उसके लिए विशेष सत्र की करिए। और मान लो मंत्रिपरिषद नहीं कर रही किसी वजह से तो 1/10 सदस्य राजी हो जाएं तो वो मतलब राष्ट्रपति से अनुमति करेंगे तो राष्ट्रपति तब भी राष्ट्रपति को बुलाना है। अब वो 1/10 सदस्य विपक्ष के भी हो सकते हैं, तो विपक्ष के सदस्य किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। वो बात अलग है कि वो पारित हो रहा है नहीं हो रहा, वो अध्यक्ष के बाद में पावर है, लेकिन सत्य जरूर बुला लेंगे, बैठा लेंगे, सबको बुला जरूर लेंगे, आप लोग बैठो, इस पर चर्चा होनी है। अब उस पर बाद में वोटिंग हो रही है, ध्वनि मत से पारित हो रहा है या क्या हो रहा है वो भी हम समझेंगे। तो कई बार ऐसे पूछ लेते कितने लोग इसमें राजी हैं तो वो कहते हैं यस यस कहो तो हाथ उठा देते हैं, कितने लोग राजी नहीं हैं तो कहते हैं नो, तो उसी में वो अध्यक्ष जो फैसला मुझे लग रहा है कि यस वाले ज़्यादा हैं तो मैं यस कहता हूँ, तो नो वाले। और उनकी भाषा सुनोगे अध्यक्ष की ओम बिरला जी की तो कई बार समझ में भी नहीं आएगी, बहुत ऐसे जल्दी बोल जाते हैं कि जो कोई नॉर्मल पर्सन होगा जिसे ये नहीं समझ में आता कि ध्वनि मत क्या होता है तो समझ में नहीं आएगा, तो वो बड़ी जल्दी बोल कितने लोग राजी नो यस, कितने लोग राजी नो, ऐसे करके बहुत जल्दी बोल जाते हैं और शब्द भी नहीं होते। तो बस सबको पता है कि अब ध्वनि मत वाला वोटिंग होनी है तो हमें चिल्लाना है यस, हमें चिल्लाना है नो। तो अब हो सकता है उसमें हाथ नहीं गिनते हैं कि अच्छा 1 2 3 4 ऐसे नहीं, बस ध्वनि जिसकी तेज हो, यस वालों की ज़्यादा ध्वनि तेज निकली तो मुझे लग रहा है कि यस की ध्वनि जाती जाए तो मैं यस कहता हूँ, इसे पारित करवाता हूँ। मुझे लगता है नो वाले ज़्यादा हैं तो नो करता हूँ। अब उनकी मर्जी होती है कि हमें यस करना है नो, क्योंकि वहाँ से क्या आइडिया आता है, क्योंकि अध्यक्ष का जो विवाद रहता है वो यही रहता है कि अध्यक्ष क्या है अपनी पार्टी से जुड़े हो जाते हैं और अपनी पार्टी से जुड़े फैसले करते हैं। तो अध्यक्ष इस टाइम बीजेपी की सरकार चली तो बीजेपी के अध्यक्ष बने, तो उन्हें पता है कि चाहे यस बोलो चाहे नो बोलो, मुझे तो यस करवाना तो यस करवाऊंगा। तो हालांकि ध्वनि मत का मतलब है कि एक ठीक से मीटर लगाओ पता चले यस की ध्वनि ज़्यादा आई, और उसमें भी क्या नो बोलने वाले मान लो ज़्यादा हैं और नो बोलने वाले बोले हल्के से नो, तो ध्वनि आएगी नहीं इतनी तेज। आपको तेज भी बोलना है और हाथ भी खड़ा करना है तो हाथ ऐसे गिनते नहीं, तो वो ध्वनि मत का भी एक विवाद रहता है। तो इसी समझ में आ रहा है कि ऐसे करे विशेष सत्र बुलाया तो मोदी जी ने उस टाइम, और संसद में उस टाइम उन्होंने माथा टेक के अंदर गए चौखट पे घुटने टेक के, तो उसमें क्या वो ज़्यादा न्यूज़ में बनी। और ये विशेष सत्र का मतलब होता है, और विशेष सत्र बीच में ही बुलवाया गया था कि जब असंसदीय शब्द की बात करी थी ना, जैसे हमने बात करी पीछे एक वीडियो जिसमें देखी होगी कि संसद में शब्द भी कुछ हिसाब से यूज़ करने पड़ते हैं। तो मोदी जी के लिए ज़्यादा लोग बोलने लगे तानाशाह, भ्रष्ट, अंट शंट, गुंडागर्द वाली सरकार, गुंडों वाली सरकार, ठीक है, ये चोर, ऐसे बोलने लगे थे। तो ये शब्द ऐसे बोलते थे, बोलो सदन में खड़े होकर बोलते थे ये चोर हैं, तानाशाही कर रहे हैं, गुंडों वाली सरकार है, इनकी बहरी सरकार है, सुनती नहीं कुछ, ऐसे करी ना। तो फिर ये अध्यक्ष के हाथ में पावर होती है कि वो क्या करें, इस शब्दों की लिस्ट बना दें कि भैया ये शब्द हैं, ये शब्द असंसदीय शब्द कहलाएंगे, इसका जो भी यूज़ करेगा तो उसको रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। यानी संसद के रिकॉर्ड में जब बहस लिखी जाएगी भैया आज इस टॉपिक पे बहस हुई तो उस पर रिकॉर्ड होता है, सब जगह रखते हैं, तो उसमें वो वाटी काट ही दिया जाएगा शब्द कि ने ये बोला था, तो वो तानाशाह वगैरह बोला था मोदी तो ऐसे करके आगे सब काट दिया जाए, रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। तो ये भी कौन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, और अध्यक्ष के सलाह पे एक तरीके से देखा जाता है कि अब मोदी जी को भ्रष्ट बोला जा रहा है कि भ्रष्ट है, तो भ्रष्ट तो बोल सकता है, कोई है नहीं वो बात अलग है, लेकिन बोलने में तो बोल सकते हैं। तो आप उस पर आपत्ति लगा रहे हो कि भैया भ्रष्ट शब्द यूज़ नहीं कर सकते आप, इंग्लिश में भी कह दी करप्ट यूज़ नहीं कर सकते, अगर बोले हम इंग्लिश नहीं बोलते तो करप्ट भी नहीं लिख सकते। तो ऐसे करके कोई इंसान तो कह सकता है कि भैया अगर कोई विपक्ष का काम क्या, विपक्ष का काम तो यही सरकार पे एक प्रकार से दबाव बना रहा है कि अच्छे से काम करो आप, एक प्रकार से मतलब वैसे विपक्ष का काम यही है कि अगर आप विपक्ष में अभी हो तो आप सरकार पे एक चेक एंड बैलेंस बनाते चलो कि सरकार अगर अपनी पावर्स का दुरुपयोग कर रही है तो आप उसका मुद्दा उठाओ, और बहस जो है सरकार जो बहस चल रही सदन में वो तो सारी मीडिया पब्लिश कर ही रहा है, बाहर जनता भी देख रही है, पढ़े लिखे सब लोग देख रहे हैं, और पता चल जाएगी यानी कि सरकार अपनी शक्तियों को दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष इतना मुद्दा ठीक से उठा रहा है तब भी सरकार नहीं सुन रही है, तो वो चुनाव में वो देख लेगी सरकार। और या फिर कुछ जो और MPs वगैरह उन्हें भी लगेगा कि नहीं यार मंत्रिपरिषद में जो लोग बने बैठे हैं वो थोड़ा गलत कर रहे हैं, तो वो अपना सपोर्ट पीछे खींच सकते हैं, तो सरकार गिर सकती है। तो विपक्ष का काम ऐसा होना चाहिए, लेकिन विपक्ष ऐसा करते नहीं, उस हिसाब से नहीं करते। तो उन्होंने भ्रष्ट वगैरह कुछ भी जो भी कहना चालू करा या तानाशाही या फिर बहरी सरकार वगैरह, तो उनने वो शब्द ही गायब करवा दी, बोले ये शब्द नहीं बोल सकते। फिर अलग नेता होते हैं तो बोले हम तो बोलेंगे कल कुछ भी, तो उन्होंने सूची निकाल दी, तो बोले हम देखो कल अब सदन चालू होगा हम बोलेंगे, सामने बोल के दिखाएंगे फिर से ऐसा कैसे कह दिया कि आपने ये शब्द गायब कर दिए, ठीक। फिर उन्होंने बोले, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड में नहीं लिखे जाते, लेकिन भ्रष्ट जैसा शब्द तो कम से कम डालना चाहिए। भ्रष्ट तो कहीं कह सकता है किसी से, गुंडे वाली सरकार तो नहीं। अब भ्रष्ट की बस जानकारी हो, जैसे हमने कैग पढ़ा, कैग का काम क्या था, वो भी ये तो देखा भ्रष्टाचार पता लगाया कि सरकार के अधिकारी हैं उन्होंने कहाँ का भ्रष्टाचार पता करा,
तो उस हिसाब से वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन उसमें हमने देखा था कि लोक लेखा समिति वगैरह, कुछ याद आ रहा है था पीछे की लोक लेखा समिति कैग, क्या वो हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्टिकल कौन सा है कैग का, नहीं याद आ रहा है, भूला भूला दिवाली में सब भूला, 148, ठीक है, भूल भुलैया आगे कुछ है ना दिवाली में, तो ये सब कुछ भूल गए लग रहा है। 148 आर्टिकल है ना, 148 ध्यान रखना, ऐसे भी आ जाता है ना कैग जो पता है कौन से आर्टिकल में, तो उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, या भारत के संविधान में आर्टिकल 148 इनमें से किन पद से संबंधित है, तो उसमें दे दिया सुप्रीम कोर्ट के जज, इसके जज, उसके जज, और एक दे दिया कैग। तो आपको ध्यान रखना कि कैग है 148 में, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन इसका तो बना है काफ़ी। तो विशेष सत्र समझ में आ गया, या तो मंत्रिपरिषद बुला लें या 1/10 सदस्य बुला लें, और इनमें से कोई नहीं बुलाएगा तो जरूर राष्ट्रपति जी फालतू में नहीं बुलाएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें इनमें से कुछ एक हो तब बुलाएंगे। अब लेम डक समझ लो कि लेम डक सत्र है, या ऐसे पंगु सत्र भी बोलते हैं। पंगु का मतलब समझते हो, पंगु का मतलब क्या होता है, पंगु किसे बोलते हैं, लेम डक सुना है कुछ ऐसा, लेम इंग्लिश का वर्ड है, और डक का मतलब तो डक तो पता ही होगा, बंधक है ना। तो लेम का मतलब होता है लंगड़ा, जो लंगड़ा व्यक्ति है। पंगु मतलब जो पैर से चल नहीं पा रहा है, चलने में जैसे परेशानी है, तो यानी कि इसको ऐसे लेम डक बोलने लगे, इंग्लिश का वर्ड है। और इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पंगु सत्र भी बोलते हैं कुछ लोग। तो मतलब लंगड़ा बद्धक या लंगड़ी बद्धक ऐसे करके इसका हिंदी में अनुवाद है, तो उसको अजीब भी लगता है बोलने में, तो लेम डक बोल दिया और ठीक भी है। और पंगु सत्र कहीं भी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, देखो ना तो संविधान में ये सब सत्र लिखे नहीं, वैसे संविधान में खाली इतना लिखा है आर्टिकल 85 क्या बता रहा है कि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम गैप 6 माह ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। इस वजह यानी कि साल में आपको कम से कम 2 सत्र तो बुलाने, और अधिकतम साल में कितने भी सत्र बुला लो, उससे मतलब नहीं है, चाहे विशेष हर दिन विशेष सत्र बुलाओ, ठीक है। और लेम डक सत्र क्या होता है ये समझ लेते हैं कि जब जो लोकसभा विघटित होने वाली होती है, जैसे पता है 2014 के बाद में 2019 में चुनाव हुए, अब 2024 में चुनाव जो हुए, 2024 में अब चुनाव कब होंगे लोकसभा के, वैसे कब होने जो सामान्यता हिसाब से 5 साल बाद, है ना, 2029 में वैसे। लेकिन बीच में अगर सरकार वगैरह गिर जाती किसी वजह से वो अलग बात है, लेकिन वैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 साल तक है। बाकी और अगर आपातकालीन वगैरह स्थिति होती तो वो 1-1 साल तक बढ़ाते हैं ना, देखा 6 महीने करके, तो वो अलग बढ़ाते, तो अलग वो स्थिति है। लेकिन वैसे सामान्य तौर पर तो 5 साल है। तो 2029 में चुनाव होने, तो 2029 में चुनाव होने, तो लोकसभा ये वाली जो 18वीं लोकसभा क्या है, इसे 18वीं लोकसभा बोल रहे हैं, ठीक है, 18वें नंबर की, तो ये विघटित होगी। अब जब विघटित होगी तो अगली बार 2029 में नई सरकार बन के आएगी, चाहे भले ही फिर से ये रिपीट करे या दूसरी सरकार बने, लेकिन वो नई लोकसभा गठित होगी। तो जो नया सत्र स्टार्ट होने वाला, नया लोकसभा स्टार्ट होने, नया लोकसभा यानी कि जो लोकसभा चल रही है, लोकसभा जो चल रही है नई वाली स्टार्ट होने से पहले वाला जो आखिरी सत्र होता है, ठीक है, यानी कि जो 2024 वाली सदन चल रहा है लोकसभा का, तो लोकसभा जब ये विघटित होने वाली होगी तब आखिरी सत्र जो होता है, सबसे आखिरी सत्र, यानी लोकसभा का, ये लिखा है लोकसभा या विधानसभा, ठीक है, लोकसभा विघटित होगी और विधानसभा विघटित, तो राज्यसभा तो होती नहीं है, वो तो स्थायी है, उसमें हर साल राज्यसभा वाला पढ़ लिया ना, हर 2 साल में हटते रहते हैं सदस्य और आते रहते हैं, तो वो तो विघटित नहीं होती है। लेकिन लोकसभा विघटित होगी, भाई नए सीएम चुने जाएंगे विधानसभा में, और लोकसभा में पीएम चुने जाएंगे, ऐसा होता है। तो ये जब विघटित होगी तो इसका सबसे आखिरी सत्र जो होगा कि नहीं, कि अब जो विघटित, इसके बाद कोई सर ना बजट होगा, ना मानसून होगा, ना विशेष सत्र होगा, सबसे आखिरी सत्र ये, अब जो नया वाला पीएम जो बनेगा, जो भी बनेगा, वो नई लोकसभा चालू होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबसे आखिरी सत्र को बोलते हैं लेम डक। लेम डक का मतलब जो लंगड़ी बद्धक, इनको हम किससे संबोधित करते हैं, जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि जो वो लोग हैं जो नेता में अंदर बैठे ना, एमपी वगैरह हैं, कि जो एमपी या एमएलए विधानसभा में बात करें, जो अगली बार चुन के नहीं आए हैं, मतलब वोट लड़े हार गए होंगे किसी वजह से, और या फिर मान लो अपनी स्वेच्छा से नहीं जाना चाह रहे होंगे, दो भी बना लड़ते ही लड़ते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई लिमिट तो है नहीं कि आपको 6 से 60 साल तक लड़ना है, 21 साल तक तो रिटायरमेंट एज तो है नहीं, 90 पे लड़ो, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो इसलिए लोग लड़ते ही रहते हैं। तो अगर जो लोग, जो एमपी या एमएलए हार जाते हैं और अगली बैठक में नहीं बैठ पाएंगे, अगले सदन में नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो एक तरीके से पंगु हो गए, ठीक। तो उनको लिए बोला जाता है कि आप लेम डक हो, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कहते नहीं कि यार तुम लंगड़े हो गए, लेकिन बस मिल के थोड़े बोलते हैं कि अब आखिरी सत्र है, तो सब लोग हाथ मिला गया, सब लोग मिलजुल के बैठते हैं कि क्या पता अगली बार हम बहस कर पाए नहीं बैठ, क्योंकि हम लोग जीत के आ पाए नहीं आ पाए। जैसे मोदी जी को भरोसा है, राहुल गांधी को भरोसा है कि हम लोग तो जीत के आएंगे, क्योंकि उन लोगों की पॉपुलरिटी अलग है। कुछ छोटे छोटे लोग होते हैं, वो लोग कभी जीतते कभी नहीं जीतते, या मान लो कभी जैसे ये थे संतोष गंगवार, ये थे, लेकिन ये बैठते थे वहाँ सदन में जाके, अभी इन्हें टिकट ही नहीं मिला है, तो इन्हें पता है, तो ये आखिरी सत्र में बैठे होंगे, ये लेम डक कहलाएंगे, ठीक। तो लेम डक कहला, और अब तो ये राज्यपाल बने, लेकिन वो लोकसभा के तो चुनाव नहीं लड़ रहे ना इस बार, लोकसभा उनको दूसरी सीट दे दी गई थी, छत्रपाल को दे दी गई थी। तो ये क्या थे 2019 वाले में लेम डक कहलाए, समझ में। तो ऐसे लोग जो अगली बार में नहीं जीत पा रहे हैं, यानी कि तरीके पंगु हो गए, ठीक। लंगड़ा सा थोड़ा अजीब लगता है बोलने में, लेकिन पंगु या फिर लेम डक, समझ में आ रहा है।
तो ये बस संबोधन के इसका मतलब वो लोग हैं जो अगली बैठक में या अगली लोकसभा की जो गठित हो रही है उसमें नहीं पहुंच पा रहे हैं या अगली विधानसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये सबसे जो भंग होने से पहले, यानी भंग होता है ना, तो भंग होने से पहले जो आखिरी सत्र होता है उसको बोलते हैं लेम डक सत्र या पंगु सत्र। आगे वसन में कभी आ जाए तो उसमें ध्यान। और ये संविधान में उल्लिखित नहीं, कोई कानून वगैरह नहीं बना के लिखा है कि लेम डक सत्र होना, ये चलता आ रहा है, ब्रिटिश परंपरा में ऐसे चलता आ रहा था, तो उसकी परंपरा के तौर पे हमारे भी चलता रहा था। ठीक है, तो इस सत्र में सब लोग जो विपक्षी सब मिल के बैठते हैं कि अब कल मिले ना मिले, ऐसा वाला मामला होता है, फेयरवेल वाला मामला। अब देखो स्थगन समझो, हाँ फेयरवेल ही एक तरीके से इनकी है। अब स्थगन क्या है, एडजॉर्नमेंट बोलते हैं। स्थगन का मतलब है, अब आएगी वही वाली बात जो सदन सत्र बैठक। अब समझो स्थगन क्या होगा, देखो अस्थायी निलंबन है पहले तो, और ये सत्र का होगा। ठीक, तो सत्र जो है ना, ये सत्र, तो इस सत्र का एक तरीके से अस्थायी, जैसे सत्र को आप पूरा तो नहीं रोक रहे हो, सत्र चल रहा है, तो एक सत्र चल रहा है बजट सेशन जो चल रहा है या मानसून सेशन चल रहा है। ठीक है, ये सत्र पूरा चल रहा है, इस सदन को पूरा शुरू कौन करेगा, राष्ट्रपति बुलाएंगे, और खत्म पूरा कौन करेगा, वो भी राष्ट्रपति। लेकिन बीच में थोड़ा रोक के काम करना, यानी कि अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर रोक रहे हैं, तो उसको बोलेंगे स्थगन, एडजॉर्नमेंट। पूरा तो नहीं रोक सकते कि भैया पूरा मैंने मानसून सत्र ही खत्म कर दिया, अब शीतकालीन सत्र आएगा, वो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अध्यक्ष जो बैठे हैं उनके पास ये पावर है कि मैं टेम्परेरी तौर पे थोड़ी देर को रोक रहा हूँ, अभी 1 घंटे बाद मिलेंगे या आधे घंटे बाद मिलेंगे या 20 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यानी कि अस्थायी निलंबन है किसका, सत्र का, यानी कि जो बैठक। और इस जब अब अस्थायी निलंबन हो रहा है, अब देखो यहाँ से जैसे यहाँ से यहाँ चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक सत्र चलना है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सत्र चलना है, इससे बीच मैंने काट दिया, तो जो अध्यक्ष ने इतनी बीच में काटा, ये वाली एक बैठक बोल गई, इसे कह दिया बैठक। अब यहाँ से यहाँ तक काट दिया, अब रुक दिया, फिर रुक जाओ थोड़ी देर, तो इसे दूसरी बैठक बोलेंगे, तो ये बैठक बनती रहेगी इसमें। ठीक है, तो सत्र में क्या है, तो इसे बोलेंगे अस्थायी निलंबन, और जो राष्ट्रपति करेंगे सत्रावसान, यानी कति खत्म कर देंगे, वो क्या हो गया, पूरे यानी स्थायी निलंबन। उस चीज़ का निलंबन का मतलब हटाना, प्रोरोगेशन वाला मामला। तो एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, यानी थोड़ी देर की रोकना। अब वो कुछ मिनट भी हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं, एक आध दिन भी हो सकता है कई बार। ठीक, क्योंकि अभी सत्र तो चलता है 1 आध महीने 2 महीने के आसपास चलता है, 20-30 दिन के आसपास चलता है, तो उसके बीच में 1-2 दिन के लिए हम कल मिलेंगे, कल बैठक होगी, अगली बैठक इस पर जो मुद्दा होना है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे बजट सेशन आया, अब बजट सेशन में सरकार लंबा चौड़ा बजट बनाती है, सरकार देखेंगे, हम वो पढ़ेंगे बजट की प्रक्रिया, कि बजट जो पारित करना होता है, जो बजट बनाने वाले लोग हैं, वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, तो और उनके पूरी सब लोग, डिपार्टमेंट के सब लोग कमरे में बंद कर दिया था उनको, हॉल में निकाला नहीं जाता बाहर की, वो बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि सीक्रेट बाहर पास ना हो जाएगी, सरकार क्या क्या नीतियाँ बना रही है, किस प्रकार से कहाँ का खर्चा होगा, कहाँ का पैसा आएगा, बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए किसी अखबार वाले को। ना आप बाहर आ सकते हो, क्योंकि पता तुमने अपने घर वाले से कॉल भी नहीं कर सकते कि उसको बता दिया कहीं कॉल टैप हो गई, कुछ हो गया, किसी वजह उनको बंद कर दिया था। बंद का मतलब ऐसे नहीं, मतलब बेहतर है, उसमें सब खाने वाने की व्यवस्था, बड़ा सा हॉल होता है कि अब आप बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये पूरा काम ना कर लो, पूरा बजट बनाने के बाद उसके बाद में फिर एक हलवा सेरेमनी होती है, हलवा खिलाते हैं, तो वो भी होता है, थोड़ा मीठा खिलाने का होता है। तो वो वही देखो, जब फरवरी के आसपास न्यूज़ देखो कि निर्मला सीतारमन जी हलवा बांट रही हैं, अपने हाथ से सबको हलवा बांट रही हैं, तो एक हलवा सेरेमनी होती है। और एक किसी शायद एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि हलवा सेरेमनी क्या होता है, शायद आया था, मैंने पूछ लेते, तो क्योंकि है न्यूज़ में बनता है, तो हलवा सेरेमनी हर साल होगी, जब भी बजट आएगा तो हलवा खिलाते हैं, मीठा बढ़िया। तो उसमें क्या है, तो बंद कर दिया जाता है उनको, तो बजट प्रक्रिया समझेंगे। तो उस जो बजट प्रक्रिया हो रही है, तो हम लोग बात करें स्थगन। तो अब फाइनली आज उन्होंने बना लिया, काम निपटा लिया अपना पूरा बजट का। अब उन्होंने टेबल किया कि भैया ये बजट है, वो भाषण दे रही, सब कर रही है, उन्होंने कि हमने ये सरकार इसमें काम करेगी, वो करेगी, वो भी अपने वित्त मंत्री भी अपना भाषण देती हैं, और राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण देते हैं, वो देते हैं। राष्ट्रपति पूरे साल का कार्य का बताते हैं कि भाई ये सरकार और क्षेत्रों में भी क्या क्या नीतियाँ लाएगी, और वित्त मंत्रालय की जो वित्त मंत्री है वो क्या करेंगी, वो अपने ब्यौरा देंगे, हमारा मंत्रालय वो क्या काम करेगा, कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा और कहाँ से हम खर्च करेंगे। तो जनरली क्या है, एक फोटो आता है, जनरली 1 रुपया बना होता है, 1 रुपये इधर कि यहाँ पे 1 रुपया का 95 पैसे यहाँ से आएंगे, 95 तो बहुत कह दी मैंने, 75 पैसे यहाँ से आएंगे, और 10 पैसे यहाँ से आएंगे, 5 पैसे यहाँ से आएंगे। 1 रुपये को बांट के दिखाते हैं, यानी उसको मतलब समझ लो कि अगर सरकार 100 रुपये लगा रही तो 100 में से 95 ऐसे बांट लो, और कहाँ 1 रुपये से कहाँ हमें क्या क्या खर्च करना है, तो बताइए हम इतने खर्च करना, इतने हमारे पास आएंगे। तो ये फोटो ऐसे चलता है, तो हर बार चेंज होता है कई बार, और कई बार डिफेंस में बढ़ा देते हैं, लोग कहते हैं शिक्षा में थोड़ा और खर्चा होना चाहिए, डिफेंस में कम होना चाहिए, है ना। तो ऐसे करके लोग हेल्थ पे थोड़ा और खर्चा होना चाहिए, तो सरकार रोड पे अलग बताती है, वो बजट के टाइम पे जब आएगा तब समझेंगे, बाकी बजट प्रक्रिया वाला हम लोग समझेंगे, वो ज़रूरी होता है। तो ये क्या है, स्थगन करना का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब वो टेबल करती हैं कि हमें ये करना है, अब विपक्ष क्या आएगा कि हमें पढ़ने के लिए टाइम तो चाहिए कि आप कहाँ का खर्च कर रहे हो, तो वहाँ पर जो अध्यक्ष होंगे वो कर देंगे, ठीक है इस बैठक को मैं स्थगन करता हूँ। अब उनको फर्रे दे दिए जाएंगे, ड्राफ्ट पढ़ो, आप ड्राफ्ट को पढ़ो,
तो उस पर बहस करेंगे ना, अगली बार बहस भी करना कि सरकार को ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो उनको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। तो बजट सेशन ही भी माना जाएगा, सत्र बजट का ही चलेगा, लेकिन एक उन्होंने कर दिया स्थगन, किसके लिए, ताकि विपक्ष पढ़ सकते हैं टाइम के लिए, समझ में आया। तो वो बैठक रुक जाएगी। अब वो कह देंगे 1 घंटे बाद मिलेंगे या 2 घंटे बाद मिलेंगे, या कल बैठक होगी इसकी, कल तक पढ़ लोगे या 2 दिन बाद पढ़ लोगे, वो जैसा समय वो अध्यक्ष के ऊपर है, अध्यक्ष की स्वाभिवेक की शक्ति है, वो कब तक टाइम दे। तो अध्यक्ष देंगे कि भाई अब चलेगा अभी बजट ही सेशन, लेकिन बजट सत्र के बीच में हमने स्थगन कर दिया, ये हमारी शक्ति है, ये राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, तो हमने स्थगन कर दिया, आप पढ़ लो, ठीक। ये तो वो पढ़ने के लिए दिया। कई बार कोई भी बिल आता है तो उसको पढ़ने के लिए टाइम देते हैं कि भाई आप पढ़ो ठीक से उसको, है ना। तो वो चीज़ है, अब बीच में हम देखेंगे अभी कई बार आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे करके अब रोकते हैं सत्र को, सत्र की समाप्ति देखेंगे। तो उसमें कई बार पढ़ने भी नहीं देते हैं कि जल्दी जल्दी फट गिलोटिन कर देंगे। गिलोटिन एक व्यवस्था होती है ना, ऐसे गर्दन काट देते हैं, जो यूरोप में व्यवस्था चलती थी, ऐसे लेटाल दिया जाता था और उसकी सीधे गर्दन काटने के लिए हथियार चलता था, उसे गिलोटिन बोलते थे मशीन को। तो वो गिलोटिन का मतलब सारे बिल फटाफट जल्दी पास कर दिया, समाप्त कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे करके वो हम समझेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं वो भी। तो विपक्ष को पूरा टाइम भी नहीं मिल पाता पढ़ने का, तो वो भी समझेंगे। लेकिन अभी समझ में आया कि मतलब स्थगन का मतलब क्या हुआ, कि उनको टाइम देना पढ़ने के लिए, या अध्यक्ष को खुद लगता है कि भैया ज़्यादा हु हल्ला कट रहा है, अभी हम 2 दिन बाद मिटेंगे, को हल्ला भी काटते हैं ज़्यादा, देखा ना कि क्या मीम अगर खूब बनते हु चिल्लाते नहीं, तो वो कुछ बोलने लगते हैं, वो इधर अमित शाह कुछ बोलने लगे कई बार, तो अमित शाह जैसे बोलने शुरू करे तो वो हु ऐसे चिल्ला देते, टेबल पीटने, धम 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 धम, बोलने नहीं देते थे कि हम बोलने ही नहीं देंगे तुम। तो ऐसे बीच में एक बार काफ़ी टाइम बंद रहा, तो इससे क्या है, सरकार को खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। जो सरकार अब संसद का जो 1 दिन की कार्रवाई होती है उसको चलाने में करोड़ रुपए खर्चा होता है, कि संसद बुला रहे हैं, सब लोग बैठ रहे हैं, उसमें सरकार को पैसा देना पड़ता है 2,000 रुपये हर दिन का। तो हर MP को 2,000 रुपये मिलेंगे कि आप आ रहे हो, ये इतनी मेहनत कर रहे हो, यहाँ पे बैठ के बहस वगैरह कर रहे हो, और बाकी तो सैलरी जो मिल रही है, लेकिन आज आपको 2,000 रुपये और दिए जाएंगे। आज जब तक सेशन चल रहा था, सेशन खत्म तब नहीं दिए जाएंगे। सैलरी वैली जो मिल रही है 40-60 हज़ार रुपये आपको कार्यालय को चलाने के अलग से मिल रहा है, कि कागज वागज खर्चे वर्चे हैं उसके पैसे अलग मिल रहे हैं आपको यात्रा भत्ता अलग से मिल रहा है, कि आप मतलब जो सैलरी है वो फिक्स है अलग, ठीक है, सैलरी को छोड़ो, यात्रा भत्ता मिलेगा आपको कि आप ट्रेन में और हवाई जहाज में आप फ्री सफ़र करोगे, AC वाले सफ़र करोगे, ऐसा भी नहीं छोटे जनरल डिब्बे में घसीट रहे हो, तो बढ़िया से सफ़र मिलेगा आपको। यात्रा भत्ता अलग से मिलेगा, जहाँ जा रहे हो उसके हिसाब से पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। आपके कार्यालय में जो कागज़ वागज हैं, पैन वैन का खर्चा है, उसके पैसे आपको अलग मिलेंगे, और 2,000 रुपये इसके और मिलेंगे जब सत्र चल रहा हो तब। सत्र नहीं चल रहा हो तब नहीं मिलेंगे, जैसे बजट सेशन जब चल रहा होगा तो आप आओ 2,000 रुपये लोगे, और बहुत कम रुपए में 2, 3, 5 रुपये 10 रुपये के आसपास खाना मिलेगा, बहुत VIP, जो हम लोग कई हज़ार रुपये खर्च करके पाएंगे। तो उनको बहुत कम कैंटीन में बहुत कम खर्चा मिलता है। तो अब ये सब जो हमें हमें लगा 1,000 रुपये मिलेगा, उन्हें कम रुपये मिल रहा है, तो असली में तो आएगा तो उतना ही महंगा, ये थोड़ी ना उनकी सस्ता कहीं से बन के आ रहा होगा, और क्वालिटी वही सब कुछ 5 स्टार वाली क्वालिटी होगी। तो सरकार का खर्चा हो रहा है ना, उसमें खर्च तो सरकार ही करेगी। मतलब वही चीज़ 100 रुपये की जो हमें चीज़ मिल रही है वो 2 रुपये की मिल रही है, तो इसका मतलब वो तो नहीं कि उसमें लाकर 2 ही रुपये की आई होगी, वो बनेगा। लेकिन उनको माना जाता है कि देश को चला रहे हैं, भाग्य विधाता है देश के, तो इनको थोड़ा इतना तो सम्मान दो। तो सरकार का ही खर्चा है जनरली उसमें, ठीक है। पंखे AC सब कुछ मेंटेन करना, बॉडीगार्ड जो सब कुछ है, सब चीज़ें मेंटेन करना, उसमें करोड़ों रुपये खर्चा आता है। तो अगर सदन में बात चला, हुआ नजाला काटा, विपक्ष ने काम बढ़ने नहीं दिया, तो बीच में आप न्यूज़ सुनो, 1-2 बार हुई थी बीच में कि काम सदन में कोई चर्चा ही नहीं हो पाई। सदन जैसी बात चलने लगी, विपक्ष हु काट दिया, हल्ला काट दिया, इतने शोर मचाते थे, फर्रे उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, काम ही नहीं करने दे रहे हैं, तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो सदन का मतलब 1 दिन का खर्चा हो गया, कोई आज चर्चा ही नहीं हो पाई। जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, वो सब जनता का ही पैसा है, सरकार के पास भी अपने से बंद थोड़ी ना है। टैक्स जो आया उसी से खर्चे चल रही सदन। तो उस टाइम अगर नहीं चलने दिया तो उस टाइम क्या है, वो सदन के खर्चे हो गया और हुआ कटा, तो इसलिए कई बार वो भी स्थगन कर देते कि भाई ये स्थगन कर रहे हैं, ज़्यादा हुआ कट रहे हैं। तो और कई बार नेता को वार्निंग भी देते हैं अध्यक्ष कि भाई मान जाओ, आप ज़्यादा हल्ला कट रहे हो, नहीं मानते हैं तो पहले वार्निंग दी, फिर पुलिस का यूज़ करा, और पुलिस भी उसके हिसाब से भी नहीं मानना है, क्योंकि वो जो लालू यादव के साले थे वो भी पहलवान थे, तो उनने ही मार्शल को पीटा। जो मार्शल पुलिस आई तो उनने उसे उठा के ले गए, तो उनने ही पीटा उसे, तो फिर बाहर उनने फिर ले गए, बाहर खचेड़ते हुए 2-3 लोग लगे, वो पहलवान थे तो उनको 2-3 लोग ले गए बाहर। तो उनने फिर बाहर तो मीडिया होती ही खड़ी हुई, यहाँ आ गए, तो उन्होंने बोला कि इनने गमला मारा हमारे, हमने इनके लिए मारा, ऐसे करके बात होती है टीवी पे। कई बार मज़ा भी आता है कि अच्छा ऐसा होता है, लेकिन पता चलता है कि ये हमारे नेता, ये हमारे वजह से हमारे वहाँ से आए हैं, तो ऐसे बहुत लोग लड़ते हैं। तो अब पुलिस, अगर जब ऐसे पुलिस को भी तुम पीटापाटी कर रहे हो वहाँ से, तो आपको निलंबित कर दिया जाता है बैठक से ही, कि जब तक ये बजट की मीटिंग चलेगी तब तक 3-4 दिन तक तुम आओगे नहीं, और तुम आओगे तो गेट पर रोक दिया जाएगा। अगले सेशन में आना अलग बात है, लेकिन अभी जब तक इस मुद्दे पे बात चल रही है तो 4 दिन के लिए आपको निलंबित करते हैं। तो फिर जब वो जैसे आएंगे बढ़िया से टेंशन बन के, फूट वोट पहन के, तो बाहर पुलिस रोक देगी, वो कहेंगे क्यों में हम जाने नहीं देंगे, आपको अध्यक्ष जी से मना कर रखा है, 3 दिन तक आप नहीं आ सकते, बैठक में बैठ नहीं सकते, तो वो नहीं बैठने दे, फिर पुलिस अंदर ही नहीं घुसने देगी। तो ऐसे करके होता है चीज़ें,
क्योंकि वो एक कोई बिल आया था, सरकार बिल लाने चाह रही थी, और बिल था वो महिलाओं पे बिल था कि महिलाओं के आरक्षण के बाद थी, और लालू यादव कभी सपोर्ट में नहीं थे इस चीज़ के कि हमें ये बिल पास होना ही। तो उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेशन में वो थे उनके साले साहब, तो उनसे कह दिया था कि ये बिल कभी पास ना हो पाए किसी हालत, ध्यान रखना। सरकार ने बिल रखा ऐसे करके, उन्होंने उठाया, उन्हें फाड़ दिया, बात ही नहीं होने दी तो सदन के अंदर। तो ये गलत चीज़ है एक तरीके से। भैया आप बात करो, आप अपना अपना पक्ष दिखाओ, उसमें रखो, और आपकी बात में दम होगी तो सुना जाएगा। जो भी आपको पॉइंट चेंज करवाएं तो पॉइंट चेंज करवाओ, या फिर वोट करके उसे गिराओ, अपना वोट विपक्ष में ज़्यादा वोट लेके आओ, सरकार बिल पास ही नहीं कर पाएगी। ये का मतलब सीधे फाड़ दिया, तो उन्हें फाड़ दिया। और फिर बाहर जाके कह रहे हैं जब उन्हें बाहर कर दिया उस बैठक से, किसे बाहर कर तो पुलिस उठा के लेगी, तो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें बाहर कर दिया गया, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। और जब फाड़ा रहे थे अंदर तो लोकतंत्र बढ़िया करके मजे से चल रहा था। तो लोकतंत्र का मतलब ये भी तो आप फाड़ो मत बिल, आप पूरी चर्चा होने तो उसके बाद में जो जीतेगा अलग बात है वोट के हिसाब से। तो ये सब चीज़ चलती है, कई बार नेता ऐसे करते हैं। तो अब तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा सुधर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में फिर से हो गया था, बीच में उन्हें माइक मार दिया था फेंक के, चप्पल वगैरह भी एक चल गई। तो ये चीज़ें होती रहती है, ठीक है। अभी क्या था, एक आपको पता चल रहा होगा, पन्नू वगैरह है वो कनाडा में बैठ के थोड़ा सा धमकी देता है भारत को कि भारत में ऐसा करेंगे। उसने एक दिन एक तारीख फिक्स करी थी, पिछले साल की आसपास बात है, दिसंबर के आसपास की। उन्होंने दिसंबर में एक तारीख फिक्स कर दी थी कि मैं संसद पे हमला करूँगा, अटैक करूँगा, तो ऐसे करके। तो उस टाइम न्यूज़ काफ़ी टाइट हो गई थी ये सब, हाँ कि हाँ हमला हो सकता है, और एजेंसियाँ भी टाइट हो गई थी। हमला क्या, कोई व्यक्ति, दर्शक दीर्घा होती है जो मीटिंग चल रही है सदन की, नेता लोग बात कर रहे हैं, अमित शाह वो सब लोग बात कर रहे हैं ऐसे बैठे, तो ऊपर दीर्घा बनी है, दीर्घा बनी कि दर्शक लोग, हम लोग आप लोग भी देख के सकते हैं कि सामने से देख सकते हैं कैसे कैसे बहस होती है, क्या बात होती है। तो दर्शक दीर्घा में बुलाते हैं, और वो अध्यक्ष अलाउ करता है कि आज दर्शक दीर्घा लगेगी नहीं लगेगी, अध्यक्ष ऊपर है कि आज लोग बाहर लोग वाले आ सकते हैं, मीडिया लोग भी अंदर जाते हैं कि वो भी सब लोग अपने अपने दिखाते हैं कि भाई क्या क्या चल रहा है। तो ये अध्यक्ष के ऊपर अलावा है कि मैं किसी मीडिया को आने दूं, ये जो मीटिंग चल रही है बिल्कुल, अगर कोई न्यूक्लियर डील पे मीटिंग चल रही है तो न्यूक्लियर डील पे कोई बात होने चले तो कोई मीडिया भी नहीं आने देगी कि भाई मीडिया को भी बंद रखो, प्रकाशित होने रखो, दर्शक दीर्घा भी बंद करो, क्योंकि भाई बहुत सीक्रेट बात हो रही है कि पता चली न्यूक्लियर मुद्दे बात की है, किसी बहुत जो पड़ोसी चीन है, पाकिस्तान है, उसमें बहुत ज़रूरी बात हो रही है जो किसी पे तभी लीक हो जब सरकार पूरे श्योरिटी हो जाए सरकार को, तब उसमें सीक्रेट मीटिंग बोलते हैं। तो वो अध्यक्ष उस टाइम कह सकता है ऐसा वैसा। तो नहीं तो दर्शक दीर्घा थी तो कोई व्यक्ति गया होगा तो वो जूते पर अपने छुपा के कुछ ले गया, और उस पर गैस थी, आंसू गैस टाइप में यूज़ करते हैं, उसने वो रिलीज़ कर दी, वहीं फेंक दी, सदन में ऐसे फेंक दी, और तब भागे ऐसे करके। मतलब ऐसे बच्चों की तरह कि एक प्रकार से आप मतलब भाग बिताता हो, पिक्चरों में अलग दिखाते हैं कि कुछ लोग आगे बढ़ गए कि हम हैं, लेकिन सब के सब भागे छुप के बोले कि बम ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो वो वीडियो तो रिलीज़ होगी, बाहर तो आएगी फिलहाल वो वीडियो। तो फिर बाद में एक वीडियो और भी है कि रिपोर्टर्स भी ऐसे कि ऐसे करके था वो कुछ जैसे मार कर ऐसे ही था, इसमें यहाँ से गैस निकल रही है, थोड़ा सा चौड़ा था, और उन्हें फेंक दिया। अब वो बाहर आया गया कि भैया ये जो चीज़ थी। अब मीडिया भी लड़ते हुए एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल, मीडिया भी लड़ रही है कि जैसे मान लो इधर कोई न्यूज़ चैनल है, ए न्यूज़ चैनल, दूसरा बी न्यूज़ चैनल, सी न्यूज़ चैनल, बहुत सारे न्यूज़ चैनल है। अब उन्हें अपनी न्यूज़ पे दिखानी है, सबसे पहले हम दिखा रहे हैं आपको, देखो ये फेंका गया था सदन में। तो वो भी इसे बोला जाता है चौथा स्तंभ, क्योंकि हम लोग इसलिए बता रहा हूँ मैं, कोई राइटिंग वाले एग्जाम है या फिर क्वेश्चन में आ जाएगा चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। एक तो पहला स्तंभ कौन सा हमने बात करी थी एक बार, कि अगर लोकतंत्र ऐसा है तो ऐसे कोई बिल्डिंग है ये वाली, तो एक स्तंभ है, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। तो पहले 3 स्तंभ बताए जाते थे कि एक तो क्या है, कार्यपालिका, फिर विधायिका, और एक न्यायपालिका, ठीक। चौथा स्तंभ अब डेमोक्रेसी में बोल दिया जाता है कि चौथा स्तंभ बोल दिया जाता है किसको, मीडिया को, कि भैया आपका भी एक काम है लोकतंत्र को बनाए रखना, कि अगर कोई सरकार ऐसे दुरुपयोग करे किसी प्रकार से तो आपके पास ये राइट है, आर्टिकल 19 आपके पास है, अभिव्यक्ति आपकी स्वतंत्रता है कि आपकी रिपोर्ट सही से दिखाओ, ठीक है। तो वो सब चीज़ ऐसे कर सकते हैं, है ना बात। तो ये जिम्मेदारी इनको दी गई थी, लेकिन उस दिन ऐसा लग रहा कि ये स्तंभ बहुत दंगड़ा हो गया है, पहले टूट गया है इसमें, कि ऐसे वो पकड़े हुए, एक कोई रिपोर्टर, दूसरा रिपोर्टर छीने, अरे मुझे दे दो, मुझे भी दिखा लें दो, मुझे दिखा लें दो, अरे मुझे दिखा, इतना लड़ रहा है। अब वो ऐसे कर, ऐसे बचा रहा है, ऐसे बचा रहा है, वो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। ये मीडिया वाले और अच्छे कहाँ से, कोई छोटा यूट्यूब वाला नहीं था, कोई यूट्यूब वाले भी आजकल करने लगे रिपोर्टिंग वगैरह। तो ऐसे भी नहीं, बड़े बड़े चैनल अच्छे खासे, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उसमें चल रहा था आराम से, उनके माइक पे लिखा दिख रहा था कौन कौन भाग रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो वहाँ से रहते अरे मुझे ले लें दो, तो अब ले लेते, तब अपने चैनल पर दिखा दे, कैमरा से कहते हैं मेरा फोकस करो, सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे करते हैं ना कि सबसे पहले हमारी खबर है, सबसे पहले हमने दिखाया, सबसे पहले को नहीं, सब लोग बराबर बराबर हिसाब से दिखाते हैं लगभग। तो ऐसे करके मीडिया का भी उस टाइम पता चला कि मीडिया भी किस हिसाब से, और उस टाइम संसद की सिक्योरिटी भी पता चला कि कोई व्यक्ति ऐसे कैसे ले गया अंदर। फिर बाद में नेताओं को भी पता चला वो क्या छुप छुप के भाग रहे हैं, कि थोड़ा सा भाई आप देख तो आंसू गैस है, उसके बाद भी पता चल गया आंसू गैस, उसके बाद भी कोई लोग छुपे बैठे हैं कि क्या पता भाई अस्थमा हो जाए, कोई ऐसी कोई गैस नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हो जाए, तो उसके बाद भी छुप रहे हैं। तो एक हिसाब से तो ठीक है, जान अपनी हर एक को प्यारी, लेकिन जब आप भाग बितादा बने बैठे हो तो होता है पिक्चरों में अलग दिखाते हैं कि नेता कहते हैं हम जाएंगे अंदर। तो ये चीज़ समझ में आई कि ऐसे उस टाइम में स्थगन हो जाता है कि भाई स्थगन रोक दिए, फटाफट देख जाएंगे, स्थगन करते हैं हम जल्दी जल्दी, अब ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। बाकी आपको पता होगा 2001 में हमला हुआ था, संसद वो अलग हमला हुआ था, उस टाइम तो आतंकवादी आ गए थे सीधे, उन्हें गोलियां चलाने लगे थे। तो ठीक टाइम पे
उनकी बुद्धि काम नहीं करी थी, वो गेट भूल गए थे कि सर किधर से गाड़ी मोड़नी है उनको, मतलब प्लान वाला सब बताते हैं। उसमें एक मूवी शायद वेब सीरीज़ भी बन चुकी है स्पेशल ऑप्स करके। तो लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन अगर स्पेशल आता है कि अगर लिखने वाला कोई आ जाए तो उसमें आप कहोगे हाँ एक हमला 2001 में आसपास हुआ था, वो गाड़ी वगैरह पर चलाना भूल गया था, क्यों कहानी बताऊँ लंबी है। उसमें अलग अलग 11 नंबर गेट है, 10 नंबर गेट है, ऐसे कर गेट बने हैं पूरे संसद भवन में अच्छे से। अब तो चेंज होगी फिलहाल, अब तो अलग रास्ते उससे बना दिए होंगे जाने के लिए। तो पहले वो गोल वाली जो बनी थी, अब तो ट्राइंगल शेप में ऐसे ही देखी ना, तो पहले जो गोल वाली थी उसमें अलग अलग दरवाजे थे, तो वो भूल गए किसी वजह से रास्ते, तो गाड़ी वाड़ी चलाने भूल, तो टक्कर उक्कर हो गई, तो नज़र में ज़्यादा आ गया, तो इसलिए अंदर नहीं घुस पाए। तो पहले बॉडी गार्ड ने रोक लिया था लोग, वरना तो अंदर अगर घुस जाते किसी प्रकार से 2-3 लोग गोली मार के जो भी गेट पर खड़े, और फिर किसी भी अंदर धुन चला देते, तो बहुत सारे MP MLA MP उस टाइम तो लोग घुसे, तो बहुत सारे लोग मारे जाते उस टाइम। अध्यक्ष है कोई भी, मान लो प्रधानमंत्री, ठीक, या कोई बड़े बड़े अध्यक्ष, तो ऐसे करके ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये सरकार को थोड़ा ज़्यादा होता है जब उसने पहले ही कह दी, उसने कनाडा में बैठ के कि मैं संसद पे हमला करूँगा, इस तारीख में करूँगा, तारीख भी बता दी, तब भी आप नहीं कर पाए, रोक पाए। अब हमला लोग सोचते बंदूक थोड़ी लेके घुसेगा, तो वो जूते से भी लेके कैसे घुस गया वो अंदर, उसने जूते की हील में सोल जो थी ना अंदर, इसमें सोल में कहीं छुपा के ले गया किसी प्रकार से, और उसने वहाँ पे जाके वो गैस रिलीज कर दी वहाँ पे। तो ऐसे भी कैसे ले गया, और जो फिक्स डेट में, तो ये थोड़ा सा पता चलती है कि थोड़ी ढीली। एक क्या था, एक आपको ध्यान हो, अगर एक व्यक्ति मोबाइल रख के ले गया जेब में और पूरा ऐसे घुस रहा है अंदर, चलते चले जा रहा है बिना पास के, और सब वीडियो बन के उसमें दिखा दी कि देखो संसद में ये दरवाजा यहाँ वो वहाँ पे, ऐसे कर सब दिखा दिया अपने मोबाइल से। तो बाद में जब वो ज़्यादा वायरल होगी तो उसको पकड़ा पड़ा गया कौन व्यक्ति कैसा है। लेकिन शुरुआत में तो आपके पास इतनी मतलब समझ नहीं थी, क्योंकि अब जो आतंकवादी वगैरह वाले होंगे वो सब देखते कि अच्छा कौन सा दरवाजा कहाँ पे, कौन से कहाँ पे, हमें कैसे कैसे करना है। तो एक तरीके से ये लोकेशन भी नहीं पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ पर है किस प्रकार से, लेकिन वो ठीक से चला चला जा रहा है, उसका ना पास चेक हुआ ना कुछ चेक हुआ। एक पास बनता है दरअसल दीर्घा में कोई भी नहीं घुस सकता, पास बनाया तभी वो व्यक्ति जा सकता है, टोकन टाइप में ऐसे पास बनाया था, तो वो उसका उन्हें कुछ चेक करा, वो चलता चला चलता, कोई चेकिंग भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं कि भैया आपके मोबाइल क्या चल रहा हो, तो वो सब उसने चीज़ दिखाई, तो वो भी चीज़ें। तो अब तो फिलहाल काफ़ी चीज़ें टाइट हो रखी हैं। तो अब जो नई सदन में चीज़ है, तो विशेष सत्र ये सब समझ में आया। स्थगन तो ऐसे ऐसे मामलों में स्थगन कर सकते हैं, और बाकी पे पढ़ने का मौका दे रहे हैं तब स्थगन कर सकते हैं, या हुल्ला कट रहा है तब स्थगन कर सकते हैं। और ये कौन करेंगे स्थगन, पीठासीन अधिकारी, ठीक है, यानी कि अध्यक्ष जी। राष्ट्रपति नहीं करेंगे, ये बात समझ में आ रही है। राष्ट्रपति सत्र बुलाएंगे, सत्र को सत्रावसान करेंगे, ठीक है। बीच में अस्थायी तौर पर रोकना सत्र को कौन रोकेंगे, पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष रोकेंगे, ठीक, उसको बोलते हैं स्थगन करना। अब देखो सत्रावसान एक टर्म है, तो सत्रावसान वो पूरा सत्र को समाप्त करना, ठीक। तुमने पहले क्या लिखा था, यहाँ सदन लिखा, उसके नीचे सत्र लिखा, यहाँ लिखा बैठक, ठीक है। अभी ये समझो, तो सत्र समझ में आ गया होगा। सत्र अवसान, सत्र को ही रोक देना, प्रोरोगेशन करना इसको, तो ये राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति। विधेयक, अब ये चीज़ समझते हैं विधेयक वाली क्या बात है। और आमतौर पे क्या होगा, देखो स्थगन दो तरीका से होगा, एक पहले स्थगन भी समझो, यहाँ लिखा है, ये हम पीछे पढ़ चुके थे इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में लिखा। स्थगन दो प्रकार से, एक तो साधारण स्थगन। साधारण स्थगन का मतलब क्या हुआ कि जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि इस बैठक को हम रोकते हैं और कुछ मिनट बाद मिलेंगे, या हमें आधे घंटे बाद मिलेंगे, 1 घंटे बाद मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे, वो टाइम बता देंगे अभी यहाँ पे जब रोक रहे हैं मीटिंग कि अब हम कब मिलेंगे, अब बैठक कौन सी, अगली बैठक कितने बजे होगी, टाइम बता देंगे, और दिया दिन बता देंगे कि अगले दिन मिलना है या 2 दिन बाद मिलना है तो दिन बता देंगे, तो बोलेंगे साधारण स्थगन, ठीक है, इसे बोलेंगे। यानी कि अगला जो बैठक का वो निश्चित समय बता दिया, और जब बस स्थगन कर दिया, चलते गए, अगर रुक तो भाई समय बता दो, ऐसे कर दो, चले गए, समय नहीं बताया एक प्रकार से, तो उसे बोलते हैं साइन डाई स्थगन, ये ऐसा टर्म आ सकता है, ठीक है। साइन डाई हमने पीछे पढ़ लिए थे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ कि क्या, कि जब निश्चित टाइम नहीं बताया, अब मिलना कब है, अब जब मिलेंगे तो अलग बात है कि जब मिलेंगे तो सबके पास नोटिस पहुंच जाएगा कि भैया कल बैठक होने वाली है सदन की, आप लोग सब लोग पहुंचे, लेकिन बीच में सब लोग उसमें रह सकते हैं। ऐसा होता है ना कि छुट्टी बताने जाना है, स्थगन हो गया, चलना छुट्टी बता, लेकिन ये तो नहीं, साइन डाई स्थगन हुआ है, पता नहीं कब बुला ले, है ना। अब बता दिए कि 3 दिन बाद मिलेंगे, तो 2 दिन तो आपके पास गैप है, तो आप कहीं हिल डुल सकते हो, लेकिन साइन डाई का मतलब है कि यार रोक रखा है, यार पता नहीं अभी यार बुला लें, हम चलने वाले, बैग पैक कर रहे हैं, तो हो गया, ठीक। तो ऐसे होते हैं ना कि घूमने उमने निकल जाते हैं कई बार, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। साइन डाई स्थगन का मतलब क्या, कि टाइम नहीं बता रहे हैं, और दरअसल ये पीछे वाली क्लास में लोग लिख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे खाली साइन डाई लिख दिया, साइन डाई, साइड डाई नहीं, कई बार साइड डाई भी नहीं लिख देते हैं, साइन डाई। तो साइन डाई स्थगन का मतलब क्या है, निश्चित। और ये अलग बात है कि जब साधारण स्थगन में अगर अध्यक्ष जब कह दे कि अगली मीटिंग हम 2 दिन बाद करेंगे, और फिर बीच में नोटिस कहते हैं कि नहीं आज ही करेंगे, तो अलग, वो 2 दिन के हिसाब से गए, और उस निश्चित जो समय आपने निश्चित फिक्स कर रखा है उससे पहले भी अध्यक्ष बुला सकता है या अध्यक्ष सकती है, बात समझ आ रही। यानी कि ऐसा हुआ था एक बार, तो दक्षिण के राज्यों में अध्यक्ष होते हैं ना विधानसभा में, उसमें वैसे हुआ था कि जब पता चलती ना अध्यक्षों की हवा इस टाइम चल रही विपरीत, हवा का मतलब राजनीतिक वाली जो हवा, कि हमारी पार्टी, हम हमारे बीजेपी की पार्टी के मतलब अध्यक्ष हैं,
और किसी राज्य में सरकार बनी है कांग्रेस की या दूसरी पार्टी किसी की, तो इस टाइम जो मुद्दा चल रहा है, इस टाइम मुद्दा चल रहा है विपरीत पार्टी के खिलाफ, हवा जो चल रही है विपरीत पार्टी के खिलाफ चल रही है, इनकी सरकार गिर सकती है और बीजेपी की सरकार बन सकती है। और अध्यक्ष ने क्या रखा, अगला सत्र बुलाएंगे हम 10 दिन बाद, ठीक है। और अध्यक्ष को लगा नहीं अभी सब लोग बैठे होते, अभी वोटिंग हो जाती तो ये हार जाएगी कांग्रेस सरकार और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ऐसा मान लो। तो उस टाइम अध्यक्ष क्या करेंगे, अपनी शक्ति का यूज़ करेंगे और कह देंगे नहीं आज ही बुलाएंगे सत्र, सबको नोटिस भेज दिया है, सबको आज मिलना है और सबको आना पड़ेगा क्योंकि अध्यक्ष ने बुलाया है, ठीक। तो ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर राज्यपाल के बाद भी, जो हमने पुष्टम पढ़ा था तो राज्यपाल केस में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि राज्यपाल भी ऐसा कर सकते हैं। तो राज्यपाल के ऊपर बात हुई थी कि राज्यपाल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके पास ठीक है ये शक्ति है लेकिन आप थोड़ा विवेक से यूज़ करो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हवा चल रही तो उसकी हवा के खिलाफ आप बुला लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो राज्यपाल को ज़्यादा दुरुपयोग पद होता है और अध्यक्ष का भी दुरुपयोग माना जाता है इस पद का। तो ये समझ में आ रहा है, साइंडाई स्थगन और साधारण स्थगन। अब क्या है, सत्रावसान समझ लेते हैं थोड़ा सा। सत्रावसान राष्ट्रपति जी करेंगे, सत्रावसान ये पूरा सत्र ही खत्म कर देंगे हम। अभी क्या है, सत्र के अंदर बैठक चल रही थी, अब क्या बजट सेशन के अंदर बैठक चल रही थी ना, अब क्या बजट सेशन को ही खत्म करेंगे, कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। और राष्ट्रपति जी अब इसे समझो, अब इस सेशन में सत्रावसान और विघटन में भी अंतर समझना है। जो बिल अगर कोई चल रहा है, किसी बहस हो रही है, किसी बिल पे बात चल रही है, मुद्दे चल रहा है, इस बिल पे बात चल रहा है और राष्ट्रपति ने कह दी कि हम इसको अवसान, इस सत्र को समाप्त करते हैं, अब अगला सत्र बात होगी, यानी कि सत्र ही पूरा समाप्त, बैठक नहीं, एक होती बैठक भी एक कुछ मिनट बाद मिलना है, कुछ घंटे बाद मिलना है, कुछ दिन बाद मिलना है। सत्र अवसान होगा, देखो यह फरवरी मार्च लिखा है इस वाले में, और इसके बाद लिखा क्या जुलाई अगस्त, तो मार्च से बीच में कई अगर महीने गैप मिल गया, अप्रैल और मई मिल गई, जून भी मिल गया, 3 महीने मिल गए, 3 महीने बाद सत्र होगा, तो 3 महीने बाद हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सत्र समझ आना, सत्र 3 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। तो उसके अब अगले बाद में अब जो चर्चा चल रही थी इस पर पूरी नहीं हो पाई, मान लो एक प्रस्ताव चल रहा है, लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में पहुंचा, ऐसे करके बात हो रही है, तो वो पूरा नहीं हो पाया। तो अब क्या है, अब जब अगला सत्र आएगा तब, तो इन्हें कहा कि अगला सत्र जब आएगा ना, अभी जो अधूरी बहस रह गई, अधूरी चर्चा रह गई है, वो अगले सत्र में पूरी कर लेंगे, ठीक। यानी कि अब बिल जहाँ तक पहुँच गए, जितनी बहस जहाँ तक हो गई, अब इसे अगली बार में नए सिरे से नहीं शुरू करना पड़ेगा, फिर से टेबल नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तक बात हो गई वहाँ तक हो गई, अगले सत्र में वहीं से शुरू कर लेंगे। ये बात समझ में आई बिल की। इस विघटन में क्या है, इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें अगर कोई मेहनत कर रहा है, किसी प्रकार बिल में मेहनत कर रहा है, तो जहाँ तक बात हो गई वहाँ तक सेव हो जाएगा, और भाई आगे फिर अगले जब सत्र होगा, स्टार्ट होगा, तो उसमें उस पर चर्चा करी जाएगी। हालांकि कोई बस विशेष मुद्दा ना हो पड़ा है कि पता चला कि वो सत्र वो प्राइवेट मेंबर या कोई सब मंत्री का है, वो हमारा वो रह गया था, डक गया, तो उस पर चर्चा कर लो, फिर रुको देश में ज़्यादा मुद्दा ये जरूरी है, तो वो अध्यक्ष के ऊपर कौन से मुद्दे पर चर्चा करवाएं, ठीक है। लेकिन वो अगले सत्र में विधेयक पर प्रभाव, कोई विधेयक है, प्रस्ताव है, कोई संकल्प है, इन पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी कि वो जहाँ तक रुके थे, सत्र समाप्त होने के बाद अगला सत्र जब स्टार्ट होगा तो वो वहाँ पे चल देंगे, ठीक है। अब ये समझो, अब ये सत्र समाप्त कैसे करते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर है, राष्ट्रपति आर्टिकल 50 के तहत बुला सकते हैं, सत्र को बुलाएंगे, सत्र को आहूत करेंगे और सत्र अवसान कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जनरली ऐसा होता है कि सत्र अवसान कैसे होता है कि अध्यक्ष कहेगा कि मैंने जो बैठक चल रही है उसको कर दिया साइन डाई, ठीक है, यानी कि मैं समय नहीं बता रहा हूँ, अब उन्हें समय बिना बताए को उसको स्थगन कर दिया, फिर राष्ट्रपति जी क्या करते हैं कि सत्र को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा बात कि वैसे राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति क्या चलने के दौरान, जैसे कोई सत्र अगर चल रहा है, तो जैसे कोई सत्र ऐसे चलेगा, तो ये सत्र ऐसे चल रहा है, ये पूरा सत्र यहाँ तक चलना है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि राष्ट्रपति बीच में ही कह दें कि सत्रावसान, कभी भी कर सकते हैं राष्ट्रपति, किसी भी टाइम। फरवरी से मार्च तक की बात हो रही है, यहाँ पर जुलाई अगस्त तक बात हो रही है, जुलाई में आज शुरू हुआ, 10 दिन बाद ही खत्म, ऐसा कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति मतलब बार मंत्रिपरिषद, लेकिन मान लो राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर चल रहा है बहस होने, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगते नहीं है, वैसे भी थोड़ा टाइम तो बैठते हैं लोग, मुद्दे पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अब जब खत्म होना है तो राष्ट्रपति जी यहाँ पर जनरली यह सामान्यता होता है कि राष्ट्रपति यहाँ पे खुद घोषणा नहीं करते, हम समाप्त कर रहे हैं, पहले अध्यक्ष घोषणा करेंगे, किसकी, साइन डाई की, यानी कि अध्यक्ष कहेंगे अब जो बैठक यहाँ पे जो लास्ट होगी पूरी सब पे चर्चा होगी, अध्यक्ष कहेंगे साइन डाई तरीके से कि साइन डाई स्थगन हो गया, यानी कि अब समय नहीं बताएंगे अगला कब मिलना है, अब समय नहीं बता तो ऐसे करके खाली चल रहा है, फिर बाद में लगता है राष्ट्रपति अब कह देते हैं कि अब मैं कर रहा हूँ सत्रावसान, जो चल रहा था कोई निश्चित डेट ही नहीं है। अगर अध्यक्ष साधारण स्थगन करते, अगला टाइम फिक्स कर देते कि भैया इस दिन बैठक होने वाली है अभी, तो राष्ट्रपति इतने दिन रुक जाएंगे कि भाई अगली बैठक होने वाली है अभी रुक जाए। बाकी बंदा राष्ट्रपति तो बीच में भी मार सकते हैं, अलग बात है, लेकिन अगर जब पता नहीं चल रहा अगला कब मिलोगे आप, तो राष्ट्रपति कर देंगे क्या, तो इस लिखा है कि आमतौर पर साइन डाई के बाद, ठीक है, राष्ट्रपति आमतौर पर साइन डाई के बाद सत्रावसान करते हैं, पहले अध्यक्ष साइन डाई कर देते हैं, उसमें समय नहीं मुझे बताते हैं कि पता नहीं, तो राष्ट्रपति अब कहेंगे मैंने सत्रावसान कर दिया, ठीक। और बल्कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है, वो तुरंत के तुरंत भी कर सकते हैं, अब जरूरत नहीं कि वो साइन डाई करें, और चलते दौरान भी कर सकते हैं कि भाई अब रहने दो, बात मत करो, इमरजेंसी वाली बात आ गई, कोई ऐसी बात आ गई, ठीक है।
अब विघटन समझो, विघटन का मतलब डिसोल्यूशन समझो। डिसोल्यूशन क्या है? ये सत्र की बजाय सदन को समाप्त कर देता है। अब समझ में आएगा अच्छे से ये चीज़, सत्र और सदन और बैठक। देखो अभी इसको समझ लो तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वरना मुद्दे में बहस बनी रहती है क्या, बच्चों में कन्फ्यूजन बनी रहती है। देखो ये सदन है, इसके नीचे हमने लिखा था सदन और ये सॉरी सत्र, ठीक, और ये लिखा था हमने बैठक। तो ये बैठक और सत्र तो समझ में आ गया। बैठक क्या है? ये बैठक जो स्थगन का मतलब बैठक रुक के चल रही है। सत्र का मतलब राष्ट्रपति जी और सत्र को रोक दे रहे हैं। विघटन का मतलब क्या है? ये पूरा सदन ही गायब अब, ठीक है, यानी कि कोई सेशन ही नहीं होगा। इसका मतलब लिखा है ये सत्र की बजाय सदन। अब सदन का मतलब ध्यान रखना, देखो राज्यसभा सदन में, सदन का मतलब पता है राष्ट्रपति भी होते हैं, लोकसभा राज्यसभा होते हैं। तो ये हम नॉर्मल हमें अंडरस्टूड है कि हमने पता है राष्ट्रपति को तो मतलब अभी नहीं है, क्योंकि जनरली हमें लोकसभा और राज्यसभा से मतलब लेना है सदन का मतलब। और राज्यसभा स्थायी राज्यसभा तो कभी भंग होगी नहीं, तो उस पर क्वेश्चन लगे। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो सदन यहाँ पर बात हो रही है वो सदन की लोकसभा और विधानसभा की बात हो रही है, ठीक, यानी राज्यों में अलग अलग है। वहाँ भी विधान परिषद की बात नहीं हो रही है, क्योंकि विधान परिषद भी स्थायी बनी रहेगी जिस राज्य में है। जो किस राज्यों में विधान परिषद? 6 राज्यों में। अब 6 कौन कौन से भाई याद रख लेना, हर बार है ना क्वेश्चन आता है। तमिलनाडु, ध्यान रखो 6 राज्यों, वो भी होमवर्क में लिख लो, ध्यान रखना। चलो ये चीज समझ में, पहले ये सत्र की बजाय सदन को ही समाप्त कर देते हैं। यानी कि अब जो सदन चल रहा था पूरा, यानी कि लोकसभा आपकी चल रही है एक, अब इसमें अलग अलग सत्र चल रहे हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उन सत्रों में अलग अलग बैठकें हो रही हैं। तो अब जब विघटन बोला जाएगा, विघटन ये भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति, ठीक है। जब विघटन होगा तो कोई सत्र नहीं होगा। इस सत्रावसान का मतलब क्या है? राष्ट्रपति इस सत्र को समाप्त कर रहे हैं और अगला सत्र आ जाएगा, लेकिन सदन वही चल रहा है। यानी कि जो 18वीं लोकसभा चल रही है, जैसे मान लो 18वीं लोकसभा, तो 18वीं लोकसभा का एक सत्र चल रहा है, फिर एक दूसरा सत्र चल रहा है, फिर तीसरा सत्र चल रहा है। इस सत्र में अलग अलग बैठकें चल रही हैं, लेकिन क्या है, अब विघटन करेंगे तो 18वीं गायब, अब 19वीं आएगी। ठीक समझ में आ रहा है? अब लोकसभा नहीं बैठेगी, उसमें लेम डक, इस वाले में लेम डक हो जाएंगे, अब वो अगले चुन के आएंगे, ठीक है। ये बात समझ आ रहा है? सत्रावसान, सत्र, बैठक, और इनमें अगर कई स्टेटमेंट बन के कुछ टर्म आ जाए तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो विघटन का मतलब क्या होगा? ये सत्र की बजाय सदन को ही समाप्त कर देते हैं, लिखा ये सत्र की बजाय सदन को ही समाप्त। राष्ट्रपति करते हैं आमतौर पर, और किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कहेगी भैया विघटन कर दो लोकसभा का, या फिर मंत्री राज्यों में सीएम के जो मंत्रिपरिषद वो कहेगी राज्यपाल से, या राज्यपाल वहाँ पे राज्यपाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा समझ में आया। तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। अपवाद में जो बता रहा हूँ एक चीज़, वो 3 चीज़ क्या है? जैसे कई बार राष्ट्रपति जी मंत्रिपरिषद की सलाह भी नहीं मानेंगे, ऐसे राष्ट्रपति बाध्य है। आर्टिकल कौन सा है वो? क्लॉज 1, ठीक है, 74 क्लॉज 1, उसके तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसे बात करनी होगी। यहाँ इधर भी झाड़ लो। तो इसमें चीज़ क्या है? अपवाद क्या है कि कई बार राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह भी नहीं मानेंगे। अब वो किन परिस्थितियों में नहीं मानेंगे समझो यहाँ पर, कि वैसे तो आमतौर पर ऐसी होगी, मंत्रिपरिषद कहेगी कर दो विघटन तो कर दिया जाएगा। विघटन और सत्रावसान अलग अलग है। अपवाद क्या है? विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा ने कि विश्वास प्रस्ताव, जो विपक्ष होगा वो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, वो कहेगी हमें इन पर अविश्वास, एक तरीके जो जमता है उनको विश्वास नहीं जमा, तो अविश्वास प्रस्ताव, और सरकार अपने पास से विश्वास प्रस्ताव लेके आएगी। तो समझो कि विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इनमें अगर सरकार पराजित हो जाती है, ठीक है, अगर सरकार इनमें पराजित होती हुई लगती है, सरकार के पास बहुमत नहीं दिखता है राष्ट्रपति को कि सरकार के पास बहुमत नहीं होना, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह ना माने। समझ में आ रहा है? वैसे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी है, लिख दिया गया वहाँ पे, संशोधन कर करके बार बार लिखा। पहले एक स्टेटमेंट था कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करेगी, फिर बाद में लिख दिया बाध्य है, ये है वो है ना, और पुनर्विचार के लिए भेजोगे फिर तो मानना ही पड़ेगा हर हालत में। तो ये सब चीज़ें लिखी थी, तो ये चीज़ अलग अलग। तो विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ऐसे प्रस्तावों में सरकार जब हार जाती है, वहाँ पे हारी प्रतीत होती है, तब राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है कि राष्ट्रपति अब मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? और एक कोई स्थिति और शायद थी, बाकी तो ये मेरे ख्याल से हाँ इतना ही है। या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि सरकार का जो गठन है बीच में, वो व्यवहारिक तौर पर दूसरा गठन नहीं हो पाएगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। मेन चीज़ आपको ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, यहाँ पर ऐसा लगता है सरकार के पास अब बहुमत नहीं बच रहा है, तब सरकार क्या करेगी, सॉरी राष्ट्रपति क्या करेंगे कि अब मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद कहेंगे विघटन कर दो, विघटन कर दो, राष्ट्रपति कहेंगे नहीं, हम आपके पास बहुमत ही नहीं उस हिसाब से, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनना आमतौर पर क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही। अब जैसे नया चुनाव हुए 2024 में हो रहे थे, 2019 में मंत्रिपरिषद ने मोदी जी की मंत्रिपरिषद है, उन्होंने 2019 में जब गठित हुई, अब 2024 में अब नई सरकार चुनी गई, फिर से नए लोग चुने गए, अलग अलग एरिया, संतोष कुमार हटके वो चुने गए, ऐसे अलग अलग लोग MP बस चुने गए। तो अब वो नया सदन में बैठेंगे जाके, फिर से 18 लोग ऐसे बैठे थे, तो बैठे होने से पहले, इससे पहले लेम डक हुआ होगा, तो जो लेम डक हुआ होगा
तो इसमें मंत्रिपरिषद यहाँ पे राष्ट्रपति से कहती है अब जो लोकसभा चल रही है ना पूरे इसको कर दो भंग। अब नहीं चुन के आ गए लोग, अब नई लोकसभा मतलब नया कोई नई कोई बिल्डिंग नहीं होगी, बिल्डिंग में उसी बैठेंगे, लेकिन वो क्राइटेरिया पूरा जो एरिया है जो समय अवधि है वो नई समय अवधि बोली जाएगी। ठीक है, तो उस नया समय अवधि के लिए पुरानी समय अवधि चल रही है उसको भंग करेगी मंत्रिपरिषद, कहेगी इसको कर दो भंग। अब हम फिर से शपथ लेंगे, मतलब पीएम फिर से कोई बने। 2014 में पीएम मोदी जी थे, 19 में भी थे, ऐसा ना कहता भाई मैं जीत के आ गया तो मैं शपथ नहीं लूँगा। अब वो शपथ पहले त्याग पत्र देंगे अब, यानी मोदी जी ने त्याग पत्र दिया 2019 में, 2014 में बने, शपथ ले ली कि मैं भाई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। फिर 2019 में उन्होंने त्याग पत्र दिया, सब लोगों ने, सब जब मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया, उन्हें पता है मैं जीत गया हूँ तो अब यहाँ पे तो छोड़ना पड़ेगा, यहाँ भंग हो रही है तो भंग का मतलब सबको त्याग पत्र देना। त्याग पत्र दिया उन्होंने, यहाँ पे शपथ ली अब 2019 में, फिर 2024 तक चले, फिर त्याग पत्र दिया, 2024 में फिर प्रधानमंत्री बने, फिर शपथ ली, फिर चलेंगे। अब नहीं बनेंगे, वो नहीं कह दिया कि हम नहीं बनेंगे, मतलब और कोई बीजेपी जीतेगी तो और कोई बनेगा, लेकिन उन्होंने एक तरीके से कहा कि मैं 3 बार के आसपास तक प्रधानमंत्री हूँ, अगली बार उन्होंने जीतेगी तो मोदी जी शायद नहीं रहेंगे, कोई और प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, या फिर वो अलग वो बीच में शिफ्ट लेने अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि तुम 2029, एक बच्चे ने किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना, शिक्षा वाला चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा, तो ऐसे करके तो उन्होंने पूछा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनना चाहूँ तो क्या आपको हरा सकता हूँ, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा था, तो बोला 2029 तक तो आसपास नहीं, तो ऐसे उन्होंने मना कर दी मोदी जी ने कि इतने तक तो नहीं हरा पाओगे, उसके बाद बनने की सोच लेना। तो ऐसे समझ में आया, इसका मतलब उन्होंने वहाँ पे इनडायरेक्टली ऐसे कह दिया था कि तब तक तो मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा और जीत रही मेरी पार्टी, उसके बाद मैं किसी और को चांस दूंगा अपनी पार्टी में। तो वो अगली बार पता चला 2029 में। लेकिन क्या है, विघटन समझ में आ रहा है कि अब पूरा विघटन हो गया, अब फिर से नए प्रधानमंत्री, नए सब लोग मंत्री फिर से शपथ लेंगे। शपथ का हमने सबको देखिए कौन कराता है शपथ, अध्यक्ष कराते हैं सबकी शपथ कि भैया आप प्रधानमंत्री ऊपर शपथ लें, ऐसे करके लेते हैं। वो सब हो गया, हमने बात कर ली थी कि पहली क्लास में ये हो गया। अभी समझो इसमें क्या है, हमने देखा था इसमें विधेयक को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें जो विघटन, जो विधेयक चल रहे थे, जो बिल चल रहे थे, जिन पर चर्चा परिचर्चा हो रही थी, जिन मान लो महिला आरक्षण का बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था पे, स्वास्थ्य पर कोई बात चल रही, विघटन हो गया, अब अगली बैठे तो वो कोई नहीं कह सकता अरे वो वाला चल रहा था उस पर बात करो, फिर से नए सिरे से बात करो, जो भी सब प्रक्रिया है उसके तहत फिर से आओगे। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे वाला प्रश्न काल वगैरह देखेंगे, संसद में कब खाना खाते हैं, कब वो पूछते हैं, किसी प्रश्न वगैरह पूछा जाता है, कब क्या क्या होता है वो हम लोग बात करेंगे, कब विशेष सत्र का कुछ देखेंगे, अगले सत्र में लोग इतनी बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा। थक गए, थोड़ा सा पढ़ लें।